उतार चढ़ाव के बीच हल्की कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार और कमजोरी और सुस्ती की वजह है आज रात होने वाली फेड की अहम बैठक। उससे पहले क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस अगले 1.5 घंटे। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आने वाले आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, माफ कीजिएगा। बट सबसे बड़ी चीज अनिल जी, बाकी बड़ी बातें करें उससे पहले जो हमारी सुबह की बड़ी बात थी फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स, और दूसरा एथेनॉल के प्राइसेस को लेकर, दोनों बड़ी खबरों पर मुहर लग रही है कैबिनेट मीटिंग के बाद। बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए डेवलपमेंट होता हुआ कि जहां पर एथेनॉल के दाम बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है और साथ ही साथ के नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी था उसका भी ऐलान हो गया। तो जो हमारी एक थीम बनी हुई थी कि आपको एग्री स्पेस पे रखनी नजर, स्पेशली एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस पे रखनी नजर, अब से लेकर बजट तक, वो आपके लिए क्लियर साबित हो रही है। अब चंबल फर्टिलाइजर को मत देखिए क्योंकि ये आज नतीजों पर भी रिएक्ट कर रहा है, बट कोरोमंडल हो गया, दीपक फर्टिलाइजर हो गया, आरसीएफ हो गया, बाकी जो फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स हैं सभी को इसका फायदा होगा। नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है और साथ ही एथेनॉल के दामों में भी आपने बढ़ोतरी देखी है। बी मोलासेस कैटेगरी में स्पेशली आपने देखा है कि दामों को बढ़ाया गया है। तो अगेन दो बड़ी खबरों पर आप मुहर लगते हुए दिख रहे हैं। तो शुगर स्टॉक्स, एथेनॉल से जुड़े हुए शुगर स्टॉक्स स्पेशली वहां पर रखनी है आपको नजर, और नजर रखनी है आपको एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर, जहां पर यह फायदा होने वाला है। आइए फिर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, करते हैं शो की शुरुआत। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है आपको। बड़ी बात ये, दिन के निचले स्तरों के आसपास से बाजार जो सपोर्ट रेंज है 18,000 से लेकर 18,075 की, उस रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 85 अंकों का, 90 अंकों का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। सेंसेक्स 300 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी कमजोर है लेकिन आमतौर पर कमजोरी में थोड़ा आगे रहता है। आज बराबर ही कमजोर है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि कल थोड़ा कमजोर हो चुका था। फिलहाल 41,000 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो दो चीजें हैं, एक 18,000, दूसरा 41,000, इन पर करेंगे विश्लेषण थोड़ी देर में। उससे पहले मेटल फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर आज दबाव में। आप देखिए, मेटल इंडेक्स फॉर ए चेंज कमजोर बाजार में आज है मजबूत। सरकारी बैंकों पर प्रॉफिट बुकिंग है। ऑटो रियल्टी शेयर नीचे है। इंफ्रा और आईटी इंडेक्स भी आधा से 1% की नीचे के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब डाउ फ्यूचर्स भी उतार चढ़ाव के बीच में, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच में भी 75 पॉइंट मजबूत हो गया। धीमे धीमे डाउ मजबूत हो रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे। हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे आज इस पे। अच्छा, यूरोप को भी नहीं देख रहे? नहीं देख रहे आज। 1% तक यूरोप भी मजबूत है। ठीक है भाई, हम कमजोर रहना चाहते हैं और क्या, ये समझे, या फिर हम ज्यादा समझदार हैं। हो सकता है रात को फिर डाउ हमें देख के डिसाइड करें, जो उनसे पहले हम तैयार हो गए। हाँ, हमारी समझदारी पे हमें अपने आप को यकीन होना भी चाहिए। कई बार हमने ऐसा किया है, डाउ फ्यूचर्स के विपरीत जाकर ट्रेड किया है और वो रात को अमेरिका में नजर भी आया। तो देखते हैं, लेट्स सी, अगला 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लीडिंग इंडिकेटर हम बने हुए हैं इस समय। 17,975, 18,050, 18,075 सपोर्ट जोन में आ गए हैं। सो क्लोजिंग में आपको 18,000 के नीचे की नहीं चाहिए। ओके, सिंपल। ऊपर जाहिर सी बात है कि 18,125 की चाहिए, मुझे ज़्यादा तो चाहिए नहीं। सुबह मैंने कहा था 20 पॉइंट नीचे तक भी चलेगा, लेकिन हम इसीलिए कई बार आज मैं ट्वीट देख भी रहा था, कुछ लोग कह रहे अच्छा कल तो आप कह रहे थे 18,125 होगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, अब हो गया तो आप कह रहे हो एक दिन और। अरे भाई, इतना तो फ्रीडम दो यार। अगर आज आप फेड की मीटिंग अगले महीने करवा दो, मैं बोलूंगा कल ब्रेकआउट हो गया। भाई कुछ चीजें होती है, कभी कभी इन्हीं चीजों को फॉल्स ब्रेकआउट कई बार किया जाता है। तो इसलिए एक दिन और, मतलब कौन सा, मतलब कल 19,000 थोड़ी हो जाने वाला निफ्टी। तो एक दिन और देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए सुबह कह रहा था कि एक दिन और, या 18,125 के ऊपर की, लेट्स सी आज होता है या नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 रहा सवाल बैंक निफ्टी का। 41,500 पार करने में पसीना आएगा। 41,000 सपोर्ट है। हम दोनों ही में बेहद नजदीक आ गए हैं सपोर्ट के 41,000। बैंक निफ्टी अगर 41,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपके लिए रिस्क खुल जाती है 40,775 से 40,850 की रेंज की, यानी कि कितने, 150 से 225 पॉइंट तक की रिस्क खुलती है बैंक निफ्टी में। निफ्टी अगर हम 18,000 के नीचे ट्रेड करते हैं तो वही हमारा जो गैप छोड़ के आए, याद है ना, 17,835 से 17,900 का गैप छोड़ा हुआ है, ये 65 पॉइंट का, वो आज कल में हम फिलअप करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 18,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो उतने भी बुरे नहीं है। 18,125 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो शानदार है। ठीक है, और बाकी तो फिर जैसी इच्छा है, पता चलेगा। थोड़ी देर में डेटा तैयार कर रहा हूँ और इंटरेस्टिंग डेटा है, भारी भरकम और इंटरेस्टिंग डेटा है जी। चलिए, तो डेटा भी थोड़ी देर में आएगा और हमारे मेहमान भी तैयार हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत। आइए उससे पहले खबरें और ट्रिगर्स ये भी जान लेते हैं जल्दी से। हमारे साथ कुशल अरमान तैयार है। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी डालमिया भारत और एम&एम फाइनेंस के नंबर्स पर नजर रखिए, ये आने वाले हैं। पोस्ट मार्केट ही एक्सपेक्टेड है। त्रिवेणी टर्बाइन बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही डीसीए सिस्टम का आईपीओ आज बंद होने वाला है। यूएस की ब्याज दरों पर शाम को फैसला भी आता हुआ दिखेगा। साथ ही कल के दिन में काफ़ी सारे नंबर्स निफ्टी से हैं, जिसमें एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी एंटरप्राइजेस शामिल हैं। और एफ&ओ स्पेस से अमर राजा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एचपीसीएल, रेन इंडस्ट्रीज, एसआरएफ समेत वोडाफोन आइडिया भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। आरबीआई की एमपीसी की एक एडिशनल बैठक है। साथ ही पिरामल फार्मा, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं टी ग्रुप से बी ग्रुप में। और साथ ही एसपी एपरल्स, इसका बायबैक कल से खुलता हुआ दिखेगा। 17 नवंबर तक ये बायबैक खुला रहेगा। आईपीओ के लिहाज से ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ, जिसके मैनेजमेंट से आज हमने बात की, वो भी ओपन होंगे। साथ ही बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल पर भी जो है इसकी भी आईपीओ ओपन होगी कल से 7 नवंबर तक। एक्स डेट है डाबर, कोफोर्ज, लॉरस लैब और नवीन फ्लोराइन पर। साथ ही जापान में छुट्टी है कल के दिन में। और यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी है यूके में, वो आपके सामने आती हुई दिखेगी। डालमिया भारत आ गए हैं ना रिजल्ट्स? आने बाकी नहीं, आने बाकी है। अभी ओके, डालमिया भारत बाकी। ओके, तो आज तो 4 ही है ना एफनो की कंपनी? 3 आज 3 है। 3 ही है, तो उसमें से अभी तक फर्स्ट सोर्स आ गया। फर्स्ट सोर्स का भी विश्लेषण करते हैं। मुझे समझ में कम आ रहा है ऐसा, मुझे अच्छे नंबर लग नहीं रहे देख के। फर्स्ट सोर्स का? हाँ, एक बार उसका भी विश्लेषण करें। बताएं हाँ, आगे। और अंत में 4 नवंबर में यहाँ पर भी रिजल्ट हैवी डे रहने वाला है, जिसमें सिप्ला, टाइटन और ब्रिटानिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। एफ&ओ की लंबी सूची है, 2-3 नाम से बता देता हूँ, जिसमें टीवीएस मोटर, एबी फैशन, सिटी यूनियन बैंक जैसे शामिल हैं। केप्री ग्लोबल, इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। राइट्स इशू भी ये कंसिडर करेंगे रिजल्ट्स के साथ साथ। साथ ही जागरण प्रकाशन बायबैक पर विचार कर सकता है और ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स भी बायबैक पर विचार करेगा नतीजों के साथ। फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिस पर कमेटी की बैठक भी होने वाली है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड जुटाने पर भी विचार करते हुए दिखेंगे। एक नेम चेंज भी है, जिसमें वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का नाम बदलकर वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड होता हुआ दिखेगा। आईपीओ के लिहाज से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 4 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट के लिहाज से गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, इसकी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। और अंत में अक्टूबर महीने का यूएस में जो जॉब्स डेटा है, वो भी आपके सामने आता दिखेगा। फ्यूजन का आईपीओ बंद होगा। आज तो खुल ही गया। हाँ, चलिए, तो ठीक है। ये आईपीओ मार्केट तो काफी गर्म है, बट नतीजे भी काफी आ रहे हैं। रेडिंगटन आपकी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है। आय अच्छी बढ़ी है, 1530 करोड़ से बढ़कर 1900 करोड़ की आय आपको आती है। देखिए, मुनाफा 307 करोड़ से बढ़कर 390 करोड़ का है। तो रेडिंगटन के तो बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड में आपको दिख रहा है। और कौन से नतीजे हैं जो अब तक आ चुके हैं और खबरें भी क्या हैं, आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, सबसे पहले फर्स्ट सोर्स के अगर आप नतीजे देखेंगे, क्यू आधार पर अगर आप देखेंगे, तो मुनाफे में आपको लगभग 52% की बढ़ोतरी दिखेगी। आय हालांकि फ्लैट है। और अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, एबिट अगर क्यू देख रहे हैं, तो वो भी 7.6% से बढ़कर 8.4% पर आए हैं। ग्रीनवेल नॉर्टन, यहाँ पर अगर आप मुनाफा देखेंगे, मुनाफा 72 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और आय भी 513 करोड़ से बढ़कर 635 करोड़ पर आई है। खबरों पर भारतीय एयरटेल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो 5G जब उन्होंने लॉन्च कराया, उसके बाद का ये अपडेट दिया है कि 30 दिन के अंतराल में ही जो टोटल जो इनके ग्राहक हैं, वो 10 लाख से अधिक ग्राहक हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं 5G में। IFCI लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि सरकार इसमें 2000 करोड़ का निवेश करेगी और पूंजी निवेश के साथ मर्जर पर भी फैसला संभव है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 21 लाख शेयर, जो कि लगभग 3.4% इक्विटी है। कर्नाटका बैंक लगभग 17 लाख शेयर्स और कोल इंडिया लगभग 22 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे और खबरें। कर्नाटका बैंक नतीजों के दम पर 20% के सर्किट पर आपको लगा हुआ दिख रहा है। बट फर्स्ट सोर्स, अनिल जी, आप बात भी कर रहे थे निराश की। आज सुबह टेक महिंद्रा हम बात कर रहे थे, आईटी के बेस्ट नतीजे अब तक हैं, बट फर्स्ट सोर्स ने डेफिनेटली निराश किया है। खराब है रिजल्ट हर एक पैरामीटर। एक्चुअली दीप है ना, 55 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है, उस वजह से नंबर्स आपको ठीक दिख रहे हैं। अगर वो हटाकर देखेंगे तो हर एक पैरामीटर पर नंबर खराब है। अगर आप देखिए 130 करोड़ में से 55 निकालो, कितना होता है? 30 इधर गए और 25 इधर, यानी 75 करोड़। तो फिर आपका तो कम हो गया ना, घट कर आया। हाँ, घट गया। तो और इनकम भी आपकी घट कर आ रही है और स्टेबल है, मतलब हाँ, कुछ नहीं खराबी, नेगेटिव हो गया एक तरह से। तो आई थिंक नंबर्स फर्स्ट सोर्स के कमजोर हैं, अच्छे नहीं है किसी भी लिहाज से। ये जो एक स्पाइक आई है, शायद इसी एब्सोल्यूट इनिशियल रिएक्शन पे मैं वो सोच रहा, मैंने कहा इतने बढ़िया नंबर कहाँ से आए। जब डिटेल में देखा तो पता चला कि ये तो नंबर्स बड़े ढीले हैं, नंबर से। नहीं, मजा नहीं है बिल्कुल भी। और स्टॉक आप देखिए 108 110 पे पहुंच के दम ही तोड़ देता है। बस वो ठीक है कि भाई 90-95 आता है तो लोग थोड़े खरीदने आ जाते हैं कि चलो ठीक है, बट अदरवाइज नंबर्स हर एक पैरामीटर पे आप देखिए फर्स्ट सोर्स के कमजोरी दिख रहे हैं।
मजबूत नंबर्स है नहीं मेरे ख्याल से, मजा नहीं है। एक बार जरा चार्ट पे राय ले ली जाए। बिल्कुल। कौन कौन है जरा एक बार दर्शन तो कराओ। कुणाल जी, राकेश जी और जय ठक्कर साहब हैं, किरण जी है, सुमित जी हैं। सुमित जी जरा एक बार फर्स्ट सोर्स के चार्ट देखिए, नंबर्स तो ढीले दिख रहे हैं। अनिल जी चार्ट्स भी डिले है। फर्स्ट सोर्स के अंदर कोई खास मोमेंटम तेजी की तरफ का दिख नहीं रहा है, करेक्शन का ही दिख रहा है। कल का लो ब्रेक होने के बाद और इसके अंदर करेक्शन आ सकता है। 103 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट सोर्स के अंदर करेक्शन और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 100 रुपए या फिर 100 के नीचे के लेवल यानी डबल डिजिट में भी एफएसएल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें, जब तक कोई कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक इसमें बाय नहीं करना है। तो फिलहाल दूर रहें, लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें, ये है आपके लिए राय फर्स्ट सोर्स पर आती हुई। नंबर्स हर एक पैरामीटर पर खराब ही नजर आ रहे हैं। आइए सबके दर्शन करा दिए जो स्टूडियो में उनको नहीं कराए। एग्जैक्टली उसी का अच्छा सर, ये सब आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, सारी कायनात। मतलब हम डरते हैं तो समझ में आता है कि हमें रोज आपको सवाल पूछने पड़ते हैं, आपकी जो भी बातें स्टूडियो में, पीसीआर में, ये सब लोग भी आपसे डरते नहीं हैं। नहीं सर, बहुत प्यार करते हैं। तो दिखाया तो नहीं जब हमने कहा कौन कौन है हमारे दिखा साथ? दिया, बिल्कुल दिखा दिया, दिखा दिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you, sir. आइए करते शुरुआत। पहले बिगुल एक बार किरण जी के लिए, किरण का कमाल। किरण जी फरमाएं। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून, दीप आफ्टरनून। आशु जी स्टूडियो में ये मुझे मालूम नहीं है और एक डिजास्टर स्टॉक या एक्सीडेंट स्टॉक ही डिस्कस करने वाला हूँ। काफी बड़ी गिरावट हमने देखी थी इस स्टॉक में, एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन देखने को मिला और पिछले 10 दिनों के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आज ओके चलिए कोई बात नहीं। के खौफ से ऑडियो चला गया। नहीं तो लॉन्ग कॉल था या शॉर्ट, ये नहीं बताया ना। ये नहीं बताया। ये पता चलेगा तब समझ में आएगा। आई थिंक शॉर्ट दे रहे थे सर। हाँ लेट्स सी। Distribution. हाँ डिजास्टर बोला तो शॉर्ट ही होगा। किरण जी लौट आओ, शॉर्ट कॉल है, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए किरण जी से थोड़ी देर में करेंगे संपर्क, लेकिन आशु जी की बात निकली तो जरा एक बार आशु जी से समझ लिया जाए, जान लिया जाए। डिजास्टर की बात निकली, केएल राहुल आउट हो गया सर। ओह शिट आज रन्स बना रहा था एक्चुअली, आउट हो गया। यार। लो फेवरेज, अरे कोई बात नहीं, चल रहा सब। 11 नंबर तक बैटिंग है। 50 और तो रन बनाए 20 ही है। हम तो, आप बिलीव नहीं करोगे आशु सर, हम जब खेलते हैं ना, हम तो कई बार वो 8 ओवर का, 10 ओवर का, 12 ओवर का मैच होता है, राइट। और अपना अगर ओपनिंग में नंबर नहीं आया, हम तो अंदर मन मन आउट हो जाए। जल्दी आउट हो जाए, जल्दी अपनी बैटिंग आए अपना। हम तो ऐसे ही करते हैं। हो सकता है इधर भी कुछ कर रहे होंगे लोग वर्ल्ड बहुत। कप मेरी भी, हाँ क्यों, मेरी बैटिंग आए, मेरी बैटिंग आए। हमको तो चाहिए थी बैटिंग, आपको नहीं चाहिए थी? सर हम तो जब करवाया है? नहीं, हम नहीं कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक बार एक नए कॉर्पोरेट से मैच हुआ और बिल्कुल जो कभी मिले नहीं, कभी जाने नहीं। तो कैप्टन तो क्रिकेट के हम ही थे। चाहे डरा धमका के चाहे प्यार से। तो लीजिए 1 डाउन गया, आउट हो गया। 5 डाउन के बाद ना जर्सी वर्सी चेंज करके कैप वैप डाल के दोबारा बैटिंग करने चले गए। बैटिंग तो वो भी किया हुआ था। गजब, ये वाला काम रह गया हमारा। दोबारा बैटिंग अब नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गया इसके लिए, अब लोग पहचानने लगे। चलिए बताएं सर, पहले आपका मार्केट रिव्यू एक बार। बड़ी इवेंट है आज अमेरिका में, तो उससे पहले क्या? अनिल जी देखिए, बड़ी इवेंट है लेकिन ये बहुत मतलब इतनी बड़ी शायद निकल के आएगी नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये डिस्काउंटेड है। अब कमिंग बैक टू योर पॉइंट अनिल जी, आपको 2 दिन पहले ध्यान हो कि वही था कि 3 बार जाके 18,000 18,100 से ये वापस आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान रखें, नहीं लें। कल 18,100 क्रॉस किया, बिल्कुल आपके साथ मैंने भी ट्वीट किया था कि 18,100 के ऊपर बंद हो रहा है, तो अब यहाँ से मतलब लॉन्ग इंडेक्स बनेगा और शायद न्यू हाई क्रॉस कर जाएगा। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, कई बार फॉल्स भी होता है, बट अभी ये फॉल्स है कि नहीं पता। क्योंकि अनिल जी अगर वीकली क्लोजिंग, मतलब जो आप कह रहे हो 1 दिन और चाहिए, मैं उसको दूसरी तरह से बोलता हूँ, अगर वीकली क्लोजिंग हमारे को 18,100 से ऊपर मिल गई तो हम न्यू हाई इंडेक्स की तरफ चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही अनिल जी, स्टॉक्स वही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी पिछले बारों के 18,000 और इस 18,000 में देखिए आप ना कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, कोई मतलब आप ये कहीं कोई अचीवमेंट है या कुछ है। पैसा बनता है जब ये स्टॉक्स चलते हैं। असली पैसा पब्लिक तब बनाती है जब स्टॉक्स चलते हैं, तो स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। उससे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब मिड कैप स्टॉक्स चलते हैं, मिड कैप में भी कोई बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो दो ऑन वन हैंड वी आर हैप्पी कि 18,000 से ऊपर है, 18,000 के ऊपर 100 के ऊपर रहने के बाद न्यू हाई भी जा सकता है। आई थिंक अगर उसका जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि तभी स्टॉक्स ऊपर कैचअप करेंगे, हाँ कैचअप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आएंगे। आप देखिए ना,
पहले वो थोड़ा सा आईटी जो 3-4 महीने से नहीं चला था वो थोड़ा सा उसने पार्टिसिपेट किया। एचडीएफसी ट्विंस जो 4 महीने से नहीं चले थे उन्होंने थोड़ा पार्टिसिपेट किया। मेटल्स थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, तो ये सेक्टोरल रोटेशन भी होती है। बट इनमें ना अनिल जी कोई ढूंढ के कोई कहीं स्टॉक में कोई बहुत मजा आया हो, अगर पिछले दिनों में सर हमारी रिसर्च ने कोई बहुत मजेदार कॉल दी हो 20-25 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, तो वो मजेदारी वाली बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री अब थोड़ा सा इस बार वॉल्यूम भी आनी जी इतनी पार्टिसिपेशन कम है नवंबर का, मतलब ऐसा एक्सपायरी बहुत रेयर होता है कि मतलब वर्चुअली ओपन इंटरेस्ट इतना कम है स्टॉक्स में और पार्टिसिपेशन बहुत कम है। शायद सब इवेंट के लिए देख भी रहे हैं, वो डिसिप्लिन अच्छा है, ज्यादा लोग देखेंगे तो अनिल जी वो इवेंट बिल्कुल नॉन इवेंट हो जाएगा। नहीं, उसका रीजन एक ये भी है सर, मैंने भी जैसे अक्टूबर सीरीज में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था ये सीरीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमेशा से इस सीरीज में मेरा भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ। मैंने क्लियरली बोला भाई आप पहले हफ्ते तक तो ठीक है, बात की बाद में देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, क्योंकि इतिहास भी ये बताता है कि नवंबर सीरीज का कोई हिसाब किताब नहीं है, किधर भी जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब आप 17,000 के नीचे नहीं है, 18,000 के ऊपर एग्जैक्टली, तो 1,000-1,200 पॉइंट आप ऊपर से चढ़े हुए नीचे से चढ़े हुए तो रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है कंपैरेटिवली। सिर्फ इस बार ये है कि सर इस बार वो जो एफआईज प्लस हो गए हैं और रिटेल माइनस हो गया सर, निफ्टी में शॉर्ट खड़ा हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग हैंड तो हमेशा हम एफआईज को मानते हैं, ये नहीं कि वो नीचे थे तो रिटेल जीत गया तो ऊपर होगा तो भी जीत जाएगा, पैसा तोड़ने की ताकत उनकी ज्यादा है, इसलिए मजबूत है और कुछ नहीं। राइट, तो वो चीज है, अभी देखते हैं हाउ इट पैन्स आउट। तो स्टॉक्स अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो अंबुजा अभी भी अंबुजा, कॉनकोर, डीएलएफ, डेल्टा जो 5-7 लिस्ट है सर जिसमें कन्विक्शन है वही चलते रहने देने चाहिए। डीएलएफ में आज थोड़ी सी गिरावट इसलिए है सर क्योंकि वो पॉल्यूशन के चलते कंस्ट्रक्शन दिल्ली में रोक दी गई है, आपने सुना होगा, सो उस रीजन से डीएलएफ थोड़ा सा वो है। बट अनिल जी स्टॉक्स सबके सब वही हैं। अनिल जी एक और मैं चीज ऐड करता हूँ, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, काफी एनालिस्ट से आप बात करते हैं, हमने अनिल जी अभी 170 कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं ना उसका एनालिसिस किया कि क्या बात कर, बिल्कुल किया, तो रुको उसको मैं विस्तार से समझूंगा। हाँ बिल्कुल, 170 कंपनियों का किया है, एक दो का नहीं है ना जी, जो अब तक 170 कंपनीज फ्रंटलाइन आई हैं उसका हमने एनालिसिस किया है, तो मैंने कहा वो आज जरा सामने शेयर करेंगे। तो अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज होल्ड योर थॉट्स, यस वी विल बी राइट बैक, ऐसे बोलते जी, बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहे। तब तक आइए बिगुल, कुणाल जी, राकेश जी के लिए एक स्पेशल पिक का। बताएं सर, आपके अलावा और क्या स्पेशल है इस पिक में? अनिल जी स्पेशल है। देखिए अनिल जी, जिस व्यक्ति को अनिल जी भगवान ने बनाया वो तो वैसे ही स्पेशल है, और उस व्यक्ति की अनिल जी अगर पिक है तो वैसे ही स्पेशल है। अनिल जी स्पेशल ये है, अनिल जी पिक के बाद आइएगा अनिल जी, मेरे को आशु जी से 2 सीरियस सवाल भी हैं। देखिए स्पेशल ये है, जैसे आशु जी ने बोला कि हमारी ब्रोकिंग ने कोई कमाल नहीं करा, अभी रिसेंटली ऊपर गई नीचे आई। देखिए अनिल जी, हमने कमेंट्स अभी 1220-1230 पे स्पॉट किया था और बार बार बोला कि ओवरवेट है, उसने कमाल करा। फिर अनिल जी अभी पिक ऑफ द वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल जी 2 दिन में टारगेट अचीव हुआ 100 रुपीज ऊपर के, तो अनिल जी सब कमाल हो रहा है। और ये जो पिक है अनिल जी, ये भी मतलब कि आशु जी आप प्लीज नोट कर लो, ये भी इसी सीरीज में कमाल करेगी और नए लाइफ टाइम हाई पे जाने का पोटेंशियल रखती है। स्टॉक है चोला फाइनेंस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 800 रुपए के लेवल्स को ये गोली की तरह तोड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो इसको एक तो मिस नहीं करना है। और एक बार अनिल जी ओवर टू कुणाल जी करूंगा, उसके बाद भी मेरे पास आइएगा। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है चोला फाइनेंस में, आज कमजोर बाजार में भी बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और ये आपको बता रहा है कि एक बड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें, 740 740 का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करनी है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 785 785, इवेंचुअली 800 तक जाने का दम दिखता है, तो 800 रुपए का बड़ा टारगेट है। चोला में हमारी खरीदारी की राय है। बैक टू राकेश। आप ऐसे है ना, वापस बैक टू राकेश जी क्यों? ये राकेश जी आप दोनों ऐसे बैक और फ्रंट करते रहोगे तो हम क्या करेंगे? बंसल जी वापस बैक होना है, क्या हुआ? नहीं अनिल जी बड़ा सीरियस सवाल है अनिल जी सुनिए जी। कुणाल सर मेरे स्टूडियो में आते हैं तो एक्साइटमेंट अजीब हो गई। अनिल जी जब एक की जगह 3 एंकर हो, हाँ तो है ना, एक तो अनिल जी यही सब करना पड़ता है। लॉन्ग शॉट दिखाओ जरा भाई, देखो नहीं आती है। हाँ लॉन्ग शॉट दिखाओ। आशीष भी आ गए, 3 एंकर है ना, कहाँ नहीं है ये देखो, आशीष भी बैठे हैं। कुणाल जी ये आप जो है ना अनिल जी प्रधान एंकर, जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं ना, वो हम कामयाब होने नहीं देंगे। हमें पता भाई ऐसा कभी कभी होने की कोशिश की जाएगी, इसलिए हमने आशीष को पहले से बिठा के रखा है, तैयार थे हम। आइए
आज है ना पूना में कुछ दिक्कत है। हाँ पहले तो हमारे सचिन जी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल समय पे नहीं भरा तो इनकी लाइट चली गई थी। सर डायरेक्ट डेबिट वाला रखो ना और बैलेंस भी रखना फिर उसके बाद। तो अभी वापस आ गई। फिर सचिन जी ने किरण जी से उधार लिया इलेक्ट्रिसिटी, फिर उनकी और किरण जी के पर इंटरनेट का बिल नहीं भरा तो ये वो फ्रीज हो गया। तो और एक तो वो रीजन हो सकता है, मुझे पता है ये दोनों ये रीजन मानने वाले नहीं। तो फिर किरण जी दूसरा रीजन ये होता है, हो सकता है कि आपने कॉल देने के पहले आशु जी का नाम लिया और जैसे आपने आशु जी का नाम लिया आप फ्रीज हो गए। हमने बड़ी मुश्किल से आपको डी फ्रीज किया है। अब बताएं सर आपकी पिक बाकी रह गई। अनिल जी मेरी पिक बोलनी है मुझे? हाँ आप ही बोलोगे, और दूसरों की अगर आपके पास है कोई तो बता दो। ओके अनिल जी, मुझे मालूम नहीं कहाँ तक सुनाई दिया, पर मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा। हमने कुछ नहीं, मतलब जहां तक आपकी आवाज गई वहां तक कुछ भी सुनाई नहीं आया। अनिल जी, बेचने की सलाह है और ओवरबोर्ड पोजीशंस लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा क्रैक हमने देखा था और बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस इसमें ट्रैप हो चुकी है। फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन के बाद पिछले 10 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम। कैनफिन होम अभी फ्यूचर में 509 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 517 का और कल के लिए टारगेट्स रहेंगे 490 के, और मेरा मानना है कि दूसरा टारगेट 480, ये प्राइमरी टारगेट रहेंगे अनिल जी। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है बहुत ही बेरिश है, और मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट करूंगा। 500 का पुट ऑप्शन जो कि अभी 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पे लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपए का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 20 रुपए और 24 रुपए, ये कल तक देखने को मिल जाना चाहिए। पर इधर अगर आपके डिलीवरी बेस्ड पोजीशंस है तो उससे निकलने की सलाह होगी अनिल जी। ओके तो ये है आपके लिए कैनफिन होम्स। इस पर बिकवाली के रहा है LIC पर, LIC हाउसिंग, इस पर हम ऑलरेडी नतीजों का बड़ा इंपैक्ट देख रहे हैं। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है MGL के फ्यूचर्स में। एक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है। एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जो एक मैच्योर स्टेजेस पे ही ऑलरेडी इनफैक्ट ब्रेकआउट वो एस्टैब्लिश हो चुका है 880 के ऊपर। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, 905 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 874 पे, एंड खरीदारी करनी है MGL के फ्यूचर्स में। ओके तो MGL इस पर करें खरीदारी, यहां पर अच्छी मूव आ सकती है। 905 का टारगेट बोला सचिन जी? जी दीपांशु, 905 का टारगेट होगा एंड 874 का स्टॉप लॉस होगा। ओके 874 का स्टॉप लॉस खरीदारी करने के लिए MGL में। सेठी साहब है तैयार, बिगुल उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है अनिल। अरे सर वो आपका तो टाटा मोटर्स DVR बड़ी तेज दौड़ लगा रहा है। जबरदस्त। हाँ अनिल जी बिल्कुल, 260 के लेवल आज छू दिए उसने। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर आज क्या इरादा है? हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक एक होटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स, जो अभी 87-88 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त होटल कंपनी, और मैंने इस सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स हाल ही में रिकमेंड करे। मैंने ताज जीवीके को भी कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था। फिर इंडियन होटल्स तो मेरा हमेशा फेवरेट रहा है F&O स्पेस से, और बाकी ट्रेवल टूरिज्म को कैटर करने वाले बाकी स्टॉक जैसे डेल्टा कॉर्प, कई बार चैनल पे भी डिस्कस हुआ है, बहुत ही अच्छा कर रहा है वो भी स्टॉक। ये जो लेमन ट्री है, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन है और मिड प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी चेन है। अराउंड 87 होटल्स हैं इन 52 डेस्टिनेशंस विद 8,500 रूम्स। और अभी ये इस FY23 में 20 नए होटल भी इनके आ रहे हैं, जिसमें 2,000 रूम की इनकी कैपेसिटी बढ़ती है। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, और इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे होटल कंपनीज के, बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छे नतीजे आने चाहिए। जो इंडिकेशन है जिस तरह से होटल्स में ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, या जो इनके होटल्स के जो टैरिफ है, तो उनको देखते हुए इन कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। और इस कंपनी के नतीजे आने वाले 11 नवंबर को, मतलब नेक्स्ट वीक आएंगे। तो मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, और वैसे भी बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। फिर FIHDI इसका 39% इसमें स्टेक है, जिसमें
सभी प्रोमिनेंट FIIs, DIs है, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, फ्रैंकलिन, SBI। मुझे लगता है ये स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 97 का, स्टॉप लॉस है 84 रुपीज का। 84 के स्टॉप लॉस के साथ लेमन ट्री में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए सेठी साहब की। सर दूसरी पिक? दूसरा स्टॉक अनिल जी एक ब्रोकरेज स्टॉक है, IIFL सिक्योरिटीज। ये अभी 70 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। IIFL ग्रुप की ब्रोकिंग आर्म है जो कि इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसीज, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट सब कुछ करती है और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे फोकस है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, अराउंड 24 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स है, 500 सिटीज में प्रेजेंट है, 2500 ब्रांचेज है। आप वैल्यूएशन के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो जो इनके पीयर्स है जैसे एंजल वन या ICICI सिक्योरिटीज वगैरह से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। दमदार फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 41%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 32%। और जिस तरह से हम बाजार में तेजी देख रहे हैं, हम वापिस से नए हाइस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर आज का ये फेड का इवेंट पीसफुली निकल जाता है, मतलब जो भी उनकी जो कमेंट्री है वो ज्यादा कुछ तंग नहीं करती, तो मुझे लगता है बाजार में ये जो ब्रोकरेज कंपनीज, ब्रोकरेज स्टॉक्स को बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 78 का, स्टॉप लॉस 68। ये आपने अच्छा बोला, फेड का मीटिंग पीसफुली निकल जाए शांति से, बस है ना? काफी है। तो सेठी साहब गंगा नहाए, है ना? क्यों सेठी साहब? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सेठी साहब वैसे तो डरते नहीं फेड वेड से, हाँ। लेकिन क्या हम सुबह शाम इतना डरा देते ना, फेड 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 करके वो फेड अप ही हो जाते हैं। बोले चलो जाने दो, फेड की मीटिंग के बाद ही देखेंगे। बट सेठी साहब तो लगातार कमाल करते ही सर, हैं इवेंट्स हमेशा। जैसे मतलब आशु जी को फिर भी मंदी से तेजी में लाना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। सेठी साहब को तेजी से मंदी में लाना ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं ला सकते सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ला सकते। हाँ, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ टाइम में सेठी साहब ने एक ही बार शॉर्ट कॉल दिया है। सेठी साहब सही है ये? हाँ अनिल जी, वो भी शॉर्ट कॉल शायद नहीं दिया, मुझे याद नहीं आता, बट नोटा का इस्तेमाल कर लिया, मतलब समझ लो कुछ करने को नहीं है बाजार में। शॉर्ट नहीं याद है? शॉर्ट तो याद नहीं है। हाँ तो नहीं दिया होगा। नोटा तो खैर, नोटा तो इतना तो सर आपका हक बनता है खराब मार्केट में, और सबसे बड़ी बात खराब मार्केट में देते हैं तब भी स्टॉक परफॉर्म करते हैं। धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बजट में साथ बैठ के बड़ी कोशिश की, तो प्राइवेटली बोल सकते हैं हाँ खराब हो सकता है, लेकिन शॉर्ट दे नहीं सकते। शॉर्ट नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए जी, इवेंट स्ट्रैटेजी के लिए स्प्रेड्स हैं। हाँ, कल तो की स्प्रेड event के लिए- पहले स्प्रेड ले लीजिए, फिर हम 2.5 बजे वाली स्ट्रेटजी करेंगे। तो सॉरी, तो आशु जी यहाँ पे ऐसे सीधे दे देंगे कि बिगुल के बाद देंगे? नहीं जी, बिगुल की कोई जरूरत नहीं है, पक्का? टाइम वेस्ट होता है उसमें। पक्का? हाँ, मेरे को कोई ऐसा बिगुल नहीं चाहिए। फिर बाद में ये मतलब मेरा टारगेट नहीं है। नहीं कुछ सर, कुछ मैं लोग कभी बोलते मैंने हैं आज तक सर। बिगुल की डिमांड ही नहीं की सर, मैं तो कोई बिगुल की नहीं। अच्छा, आपका अच्छा बना हुआ इसलिए सब बोलते हो। चलिए, स्विंग के सुल्तान आशु बना, हमारी तो परंपरा इतना अच्छा दे दिया, उसके बाद कुछ है, जरूरत हमारी ही तो नहीं है। परंपरा है, हम तो बजाएंगे सर बिगुल। बजाएंगे। एक बार मेरे को किसी ने पूछा ये बिगुल का क्या पर्पस क्या है ऐसा। सो जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसकी थोड़ी कहानी आपको बता दूं। ठीक है, क्या होता है कि आमतौर पर बिजनेस चैनल सारे म्यूट पे देखे जाते हैं, करेक्ट, राइट? अब हमने बिजनेस चैनल में एक बदलाव किया, हम जिस तरह से इंटरेक्टिव होने लगे तो लोग धीमे धीमे सुनना शुरू किए। लेकिन ये सुनना शुरू किया तब पता चला, उससे पहले क्या होता था कि म्यूट रहता था, पता नहीं चलता था कि क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो हमने बिगुल बनाया, तो जैसे बिगुल आता है तो लोगों को समझ में आ जाता है। अच्छा, और एक और जो बदलाव किया, पहले क्या होता है जैसे 11 बजे शो है, तो 11 बजे शो के लिए 10 बजे आप अपनी कॉल्स भेज दो। पहले से अब 1 घंटे में, यहाँ तो 1 मिनट में मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, स्टॉक ऊपर नीचे, तो 1 घंटे पहले कॉल बना के क्या रखेगा, फिर वो आप दर्शकों का भला नहीं करे। सो हमने क्या किया कि जब भी कॉल्स रियल टाइम बेसिस कर दिया। अब रियल टाइम बेसिस का कब आएगी पता नहीं चलता, तो हमने बिगुल बना दिया। अब बिगुल जैसे आता है, जो म्यूट पे देख रहा है वो अलर्ट हो जाता है, तुरंत अनम्यूट। अच्छा, आशु जी का बिगुल, आशु जी की कॉल सारी है, बिगुल बच्चों का, आशु जी बताए। ये था बैकग्राउंड। अब सर तो इसको तो और बेटर किया जा सकता है। हाँ बताओ। क्योंकि अब जैसे बिगुल है, फिर भी मतलब इतना याद नहीं रहेगा। हाँ। तो इसमें कोई ना कोई अप्रोप्रिएट बॉलीवुड सॉन्ग लगा दें सर, हल्का सा, मतलब एक कुणाल जी का चूज मैं करूंगा, लेकिन अगर बनेगा तो पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। तो उसे और याद रहेगा कि आप चाहें तो अपनी पसंद का गाना लगवा सकते हैं आप भाई। हाँ, तो मतलब फिर तो डबल एंटरटेनमेंट है सर। 100% सर, बिल्कुल जी बताएं। तो सर 18,078 चल रहा है निफ्टी का फ्यूचर सर, सॉरी स्पॉट। तो 18,150 की एनर्जी कॉल लेनी है एक, और 18,250 की 2 बेचनी है। 18,150 की लेनी है एक,
और 250 की 2 बेचनी है। 2 कॉल 18,250 की बेचनी, ठीक है अनिल सर। जी ये स्प्रेड बनेगा 10 रुपए पे, 10 रुपए में, ठीक है। सेफ है 18,350 तक, 18,350, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से 300 पॉइंट सर। 10 रुपए में आप ऊपर का इवेंट और कल की खेल रहे एक्सपायरी। हो। मैं रिवर्स भी दे रहा हूँ सर, किसी को दोनों बनाने हैं, आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। ठीक है। 18,000 की एक पुट लेनी है, 17,200 की 2 बेचनी है, इस पे कोई पैसा नहीं लगेगा। 18,000 की एक पुट लेनी है, 17,200 की 17,900 की 2 पुट बेचनी है, इस पे कोई पैसा नहीं लगेगा। अनिल जी 10 रुपए में आप 17,800 से लेके 18,350, सिर्फ 10 रुपए में आप 500 पॉइंट का इवेंट कर रहे हो। सर हम जितना भी बोलेंगे नॉन इवेंट है, बिल्कुल नॉन इवेंट हो जाएगा। मतलब यहीं का यहीं 18,078 अभी है, 3.5 भी 18,078 हो, कल भी 18,078 खुले तो भी 10 रुपए जाएंगे। अगर मतलब आज इसको जैम कर दो आप कि मैच ही देख रहा है निफ्टी और कुछ कर ही नहीं रहा, तो अनिल जी 100 पॉइंट इधर उधर, 200 पॉइंट इधर उधर, इतना तो मतलब मान के चल रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ तो होगा ही, या वो होगा। तो अनिल जी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सिर्फ 10 रुपए लगा के 17,800 से 18,350। मेरी बायस अभी भी थोड़ी सी ऊपर की है, क्योंकि डर में अक्सर सर माल लेके जाता नहीं कोई, मतलब एक जनरल टेंडेंसी है, साइकोलॉजी। और मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों का जो मेरा डेटा एनालिसिस है कि जो निफ्टी है, पर्टिकुलरली निफ्टी इंडेक्स, सर इंडेक्स पब्लिक शॉर्ट की तरफ बैठी हुई है। तो वो, और मतलब वैसे भी मार्केट का बेस अगर जिस तरह से मार्केट खड़ा हो गया 17,800 से नीचे नहीं लगता है, तो नीचे का भी सेफ है, ऊपर का सर जिस तरह से वो दिखाई है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर थोड़ी सी भी कमेंट्री ठीक हो जाए तो अनिल जी 200 पॉइंट ऊपर भी खुल सकता है। करेक्ट। तो भी अनिल जी बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें आ सकता है। तो मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क है, मार्जिन तो लगता है सर इसमें। तो क्योंकि अदरवाइज आपने सर परसों ना एक बहुत अच्छी बात, मार्जिन भी नहीं देना, पैसे भी नहीं देने, लॉस भी ना हो सर। आपने सर एक और अच्छी बात बोली थी उस दिन के, मतलब अच्छा लगता है कॉल पुट लेके जाना, लेकिन वो प्रीमियम टूटते ऐसे हैं और खराब होते हैं। मतलब वो बहुत अच्छी, मतलब एक आपने ना बहुत अच्छी स्टडी बोली थी, मतलब दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि मैं देखता हूं सर कि अनलिमिटेड अच्छी चीजें बोलता हूँ। नहीं सर मैं हर बार आगे बोलता हूं सर, आप जितनी बार बोलते हैं मैं तो एक्नॉलेज करता हूं सर इस बात को, क्योंकि मुझे सर जो चीज ग्राउंड पे जो लोगों को बहुत जरूरत होती है ना जानना समझना, व्हेन यू हिट दैट ना, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। मुझे, क्योंकि हम तो जमीन पे रहते हैं सर, आप इधर स्टूडियो में होते हैं, हम थोड़ा सा जमीन से ऊपर है, ये हमारा प्लेटफॉर्म बना रखा है स्टूडियो के हिसाब से। बाकी जैसे यहाँ से नीचे उतरते हम भी जमीन पे हो जाते हैं सर। तो इसलिए वो तो क्योंकि सर आपकी बात की वैल्यू और वजन तो डेफिनेटली होता ही है। एंड तो निफ्टी पे है, इसके अलावा और कोई स्टोरी सर? इसके अलावा स्प्रेड नहीं है। आपसे वो रिजल्ट वाली डिस्कशन करनी, याद रखना, भूलना मत। बिल्कुल याद है। आप बोले कि मैंने तो 2:15 बजे बोला था, आप 3:45 बजे आए, मैं भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तक आइए 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी जल्दी से आइए लेते हैं अनिल जी की स्ट्रेटेजी। ग्लोबल मूड ठीक है अनिल जी, थोड़ा ऊपर से नीचे आया डाउ फ्यूचर्स, पर 30 अंक ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स भी 30 अंक ऊपर है। बड़े इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार ठीक दिख रहे हैं। 2 दिनों से थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट जरूर था। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार है, हल्की फुल्की बढ़त है। कच्चा तेल $94-95 पर है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। रुपये अनिल जी इस पर रखें नजर, 10 पैसे मजबूत खुला था, इस समय 10 पैसे कमजोर है। तो एक बार फिर से डॉलर की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, और कमोडिटीज में भी थोड़ा एक्शन बना हुआ है, बट अदरवाइज बाजार ठीक ठाक है ग्लोबल एटलीस्ट। क्या करना है सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, अपना कोई मतलब इरादा है ही नहीं। और 3:20 पे भी यही बोलूंगा, अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ 3:20 पे भी नया कुछ नहीं करना है। देखो कभी कभी क्या होता है दीप, नया करने के बजाय जो है उसको संभाल लो, है ना। मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने में तो दिक्कत नहीं है, जो है पॉपुलेशन उसको तो पहले खिला दो पिला के अच्छे से मजबूत कर लो। वैसा हाल है, तो जो पोजीशन है उसको आज की इवेंट के लिए तैयार कर लो। दो चीजें हैं, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ ना हो, आइदर थिंग। वो इस टॉस ऑफ अ कॉइन, मतलब आशीष सर कह रहे हैं कि शायद कुछ भी ना हो, पॉसिबल है, क्योंकि सबको पता है इवेंट होने वाली है, सबको पता है फेड अच्छा तो क्या बोलेगा ये वो, लेकिन 7 दिन से आप बढ़ भी रहे हैं, करेक्ट। सो इसलिए अपने सिंपल सी एक चीज करनी है कि डेटा के हिसाब से मैं बता दूंगा, आज बचे हुए 1.5 घंटे में क्या होगा वही बताऊंगा। 18,000 है, इसके नीचे बंद होने की संभावना नहीं के बराबर है, कम है, ना तो नहीं बोलता, कम है, क्योंकि 18,000 के पुट पर 93 लाख शेयर है। ऊपर आप 18,200 के भी ऊपर बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर भी पोजीशन 1 करोड़ 3 लाख की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो आपके 2 पिलर हो गए, 18,000 18,200, ठीक है। बीचों बीच है 18,100, और यही मेक और ब्रेक लेवल है। 18,100 के पुट पर 76 लाख शेयर है, कॉल्स में 90 लाख शेयर है। सो 3 बजे के पहले पहले आपको 18,100 को पार करके टिकना जरूरी है, तो ही आप ताकत दिखाएंगे। अदरवाइज
आज क्लोजिंग 18,50-60 के आसपास होने की संभावना ज्यादा है। ओके क्योंकि 18,100 पे दोनों रस्साकशी वाला बराबरी का मामला है, तो 3 बजे पहले आपको पार करके टिकना जरूरी है। अब टिकने में क्या हो रहा है दीप, ये आपको मदद नहीं कर रहा। कौन? डाउ फ्यूचर्स। जितनी आपको हेल्प चाहिए उतनी हेल्प मिल नहीं दे रहा। राइट, अभी भी 70 था, 25 ही रह गया। सो डाउ फ्यूचर्स भी अनसर्टेन सा दिख रहा है, जो कि लॉजिकल राइट। सो 18,100 बीचों बीच का लेवल है। मेरा ये कहना होगा 18,125 के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत पोजीशन पुरानी जो पड़ी है आपकी हल्की कर लीजिए। इवेंट है, मेन चीज़ ये कि आपको डिसाइड ये करके जाना कि कल के लिए क्या करना है। जो भी करो आप हेजिंग रखो। जिसको छोटे हेजिंग रखने 18,000 का पुट, 18,200 का कॉल। जिसको थोड़ी सी बड़ी हेजिंग रखनी है 17,800, 18,300 रेंज वाले हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है। 41,000 तोड़ना नहीं चाहिए और ऊपर में 41,500 बाहर होगा नहीं पार, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी में 2 दिन से मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि 100 पॉइंट की रेंज में जिस तरह से पोजीशन में 41,200 41,300 के आसपास अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में, और 41,300 से 41,400। तो अभी जो मुझे लग रहा है दीप, जैसे ही बैंक निफ्टी 41,300 से 41,400 की रेंज में आता है वहीं पे आप हल्का होना शुरू कर दीजिए। अच्छा, हाँ, 500 तक का भी इंतजार मत कीजिए। बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग दबाकर हुई है। 41,300 पर 37 लाख शेयर कम नहीं होता है। तो 300 के आसपास से देना शुरू कर दे, और निफ्टी में 18,125 के आसपास, अनलेस कि 3 बजे तक इसको पार करके निकले तो अलग बात है, जो अभी दिख नहीं रहा। डेटा में बहुत मजबूती नहीं दिख रही, तो थोड़ा ऊपर आए, हल्का होकर शांति से बैठे, इंतजार करें। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर आए, हल्के हो जाए। इवेंट है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करनी है आपको। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, आईटी सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एंड मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा फॉर दिस मंथ इंटायरली नवंबर सीरीज में, और दिस इज वन सेक्टर अलॉन्ग विद फार्मा आई थिंक जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे अब तक ये परफॉर्म करेंगे कंपैरेटिवली टू अदर्स। एंड L&T इन्फोटेक का फ्यूचर्स खरीदने की मेरी सलाह है, जो 4870 पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें मल्टीपल एक रेजिस्टेंस दीप हमें देखने मिले थे पिछले कुछ दिनों में 4850 4860 के जोन में, जिसको कल इसने क्लियर किया और आज सस्टेन भी कर रहा है वहां पे। 200 डेमा भी इसका लगभग 4870 के आसपास ही है जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है। बट जैसे इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है दीप, तो नेक्स्ट टारगेट जो इसके निकल कर आएंगे डेट वुड बी 5000। ये इनिशियल टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 5080। सो 5000 5080 ये जो टारगेट्स के लिए L&T इन्फोटेक को खरीदे, LTI फ्यूचर्स। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो आपको स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 4820। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक। सब लोग बुलिश हो रहे हैं। कुणाल जी, राकेश जी ने शुरुआत की थी कल क्लोजिंग वाले शो में पहली पिक के साथ में, और उसके बाद आज सुबह भी किसी ने तो मुदित जी ने कहा, और अभी जय ठक्कर की राय आती हुई 4,850 के आसपास उन्होंने कहा है। 4,820 का स्टॉप लॉस लगाकर 5,000 और 5,080 ये 2 टारगेट के लिए। सचिन जी के लिए बोल BTS डबल टी। बनाए सर जी। यहाँ पर IRCTC में एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। मुझे लग रहा है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पे होगी, क्योंकि 750 के आसपास इसे बार बार सप्लाई मिल रहा था। सो 750 का लेवल इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम जो मिला है वो 780 785 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है IRCTC से फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 752 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 780 का, एंड पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 795 800 के आसपास प्लेस्ड है। तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए एंड मोमेंटम को भी चेस करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC में खरीदारी करने की राय। स्टॉक ये भी एक्शन में भरपूर आता हुआ दिख रहा है। आइए अब करते हैं मुलाकात वसीम साहब से। स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो बड़ी इवेंट के पहले बाजार पर आपका व्यू, पोजीशन रखें, कम करें, प्रॉफिट बुक करें, कैसा व्यू है? तो अनिल जी, मैंने सुबह ही कहा था अगर आप लीवरेज हो और अच्छा प्रॉफिट है तो अपना बुक करिए प्रॉफिट। लेकिन देखिए, एक आध दिन की उतार चढ़ाव है। ग्लोबली मार्केट्स आर प्राइस्ड इन द बेस्ट और मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। उनको पता है क्या होने वाला है।
हेंस आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज है। पॉजिटिव जरूर आ सकता है अगर फेड की जो पिवट चेंज है वो आ जाए। सो आई एम रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक दैट टुमारो में बी अ टर्निंग पॉइंट। और मेरे को जैसे कहा ग्लोबल रैली दिखती है, हो सकता है 2-3 दिन की बात और होए, मार्केट थोड़ा सा टाइम ले डाइजेस्ट करने में, लेकिन आज की जो प्रॉफिट बुकिंग है वो उसी कारण से है और वो हेल्दी है। अब आप देख ही रहे हो फॉरेनर्स आर मच बायर्स और वो लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूज है। तो अब आपके लिए एक अपडेट भी है और 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बताएं सर। बिल्कुल। तो अनिल जी, सुबह भी मैंने आपको कहा था AB कैपिटल मेरा नो ब्रेनर है, 17.5 रुपए का भाव है, आपको इसमें पैसे बनेंगे। 135 का टारगेट है, 113 का स्टॉप लॉस। ये तो मेरा कल का भी आज का भी पिक है। आज मेरा टॉप पिक है भारती। भारती हैज करेक्टेड 30 रुपीज और आई थिंक दैट इज मोर टू डू विद मैनेजिंग द इंडेक्स। भारती इज गिविंग एन एक्सेलेंट एंट्री पॉइंट। आपने देखा 200 रुपए आरपू आया है और भारती को कोई स्टॉपेज नहीं है। द वे दे आर रोटेटिंग, उनके पास कैश इनफ्लो बहुत स्ट्रांग है। भारती इज माई स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। 806 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 790, 840 is available, is coming to me by the next tomorrow. Second pick is again my favorite Godrej property. 1240-42 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1220, टारगेट ऑफ 1290। ये पहले भी मैंने कहा था। और थर्ड अगेन नॉट टू मिस DLF 382, 383 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 376, 390 का टारगेट। ओके, तो 2 रियल एस्टेट स्टॉक और एक भारती एयरटेल, ये 3 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। धन्यवाद सर, ये 3 बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब हमें आशु सर से वो रिजल्ट्स पर आपके 170 कंपनियों के नतीजों का आपने विश्लेषण किया। अनिल जी, आपने देखे होंगे रिजल्ट, आप भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। टॉप लाइन बढ़ के आ रही है जी। तो अनिल जी, टॉप लाइन तो बढ़ रही है ना, दबा के बढ़ रही है। राइट। और जो मार्जिन हैं वो नेट में जी 5% घट के आए हैं। करेक्ट। प्रॉफिट फ्लैट आए हैं। मार्जिन घट के आए हैं, प्रॉफिट सेम है। प्रॉफिट सेम। और इसमें भी अनिल जी अगर मतलब माल बिक रहा है, पैसा नहीं बन रहा। हाँ, माल नहीं। और मतलब ये इतनी क्रेजी है, मतलब चाहे ऑटो नंबर देख लो, बाकी नंबर देख लो, FMC नंबर देखो या बाकी देखो कि धनाधन सेल बढ़ी है इस बार। चाहे वो कोई किसी वजह से बढ़ी हो या मतलब जैसे वो पोस्ट कोविड वाले जो पेंटअप डिमांड्स हैं या बाकी जिन वजह से बढ़ी हैं, सारी कंपनीज के साथ 90% के साथ यही है। और अनिल जी उसके ऊपर प्रॉफिट फ्लैट है। और अगर इसमें से अनिल जी इसमें भी सबसे बड़ा जो स्वीट स्पॉट है ना, जो शाइनिंग स्टार, वो है बैंक्स। अगर बैंक्स को हटा दो ना तो अनिल जी नेगेटिव है प्रॉफिट्स। ओके। मतलब जो जिस वजह से कई बार होता है ना कि पोर्टफोलियो नहीं दम दिखा रहा, इंडेक्स 1000 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाता है, स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। अनिल जी जब तक वो इनहेरेंट वो चीज नहीं आएगी ना कि अल्टीमेटली, तो अनिल जी इट इज रिजल्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। स्टॉक प्राइस इज रिजल्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अभी कभी हम कहेंगे कि बहुत 4 महीने से नहीं चला, लेगार्ड था इसलिए बढ़ गया, या ये नीचे है, घूम फिर के अभी आप मतलब NBFC की भी बात करें या बाकी भी बात करें, एंड में सर कहीं कोई स्टॉक मतलब मेजरली कहीं पहुंचे नहीं है। और उसका कारण यही है कि जब अगर आप फंडामेंटल उन चीज को मतलब ओवरऑल तरीके से देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है, टॉप लाइन दबा के बढ़ी है, क्रेजीली बढ़ी है कई जगह तो, लेकिन ना मार्जिन बढ़े हैं, ना मतलब मार्जिन तो थोड़े से कम ही 5% हुए हैं, प्रॉफिट्स फ्लैट हैं। और अगर आप बैंक्स को हटा दो तो सर प्रॉफिट्स मतलब काफी जगह आपको मतलब नेगेटिव ग्रोथ दिखेगी, विच इज नॉट ए वेरी गुड साइन। के इसलिए तो बहुत गंगो होने वाली बात है ना, वो थोड़ा सा चेक में रखती है सर ये चीजें। बात तो आपकी सही है। और ये मतलब अच्छे से सर मतलब वो आपको पता है कि जब टीम बैठ के करती है तो, क्योंकि ये चीजें सर जब बड़ा व्यू होता है या थोड़ा लंबा व्यू होता है, वो तो उसी के बेसिस पे होता है ना सर। हमारा तो टेक्निकल व्यू है, कल वाला है, इवेंट वाला है, एक्सपायरी वाला है, वो तो ऑप्शन डेटा क्रंच करके निकाल लिया या उस तरह से कर लिया। बट जो बड़ा व्यू है जिसमें कि मतलब बहुत ही बने, वो कहीं बनता नहीं है सर वो। बस यही कारण है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये क्वार्टर भी वैसे अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा ही रहना चाहिए। तो जिस कंपनियों में अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं वहां पर फोकस करें सर, जिनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, मतलब वो दोनों तरफ से काम करें। जिनके डेल्टा के मार्जिन जिनके बढ़ रहे हैं डेल्टा तो बल्कि अंडर परफॉर्म कर रहा है सर। डेल्टा तो अब आपका भी फेवरेट हो गया, मेरा भी हो गया, मुदित ने भी 2 बार मतलब तो नहीं चल रहा मुदित ने भी 2 बार बोल दिया। अब चाहे वो 75 को 100 करने की, मुदित कह रहा था कि अब मैं क्या करूं जो 100 हो जाए, मतलब नंबर जो आपने कहा कि डरने की जरूरत नहीं मैंने कहा तो ऐसा कुछ मत करिए कि 75 0 हो जाए 100 की चिंता मत करो। ठीक बात है। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी फरमाएं सर।
अनिल जी, बाय का स्टॉक है। अभी थोड़ी देर पहले सचिन ने IRCTC दिया। ये रेलवे वाले स्टॉक्स के अंदर सब में एक एक करके मोमेंटम आ रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 118 रुपए 50 पैसे, 118 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है रेलटेल। रेलटेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर। यहां से मेरे को लग रहा है कि एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। वैसे भी ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और चैनल का अपर बैंड ये ब्रेक करने को तैयार है। आज और 2-4 दिनों के लिए रेलटेल में खरीदारी करें। 114 रुपए के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकता है 124 रुपए से लेके 128 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में रेलटेल में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में खरीदारी करें 114 के स्टॉप लॉस से 124 128 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए रेलटेल खरीदारी करने की राय। 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, टारगेट 124 और 128 का। एक बहुत ही बेहतरीन बुल वर्सेस बियर आपके लिए आने की तैयारी में। उससे पहले बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आशु जी से। आशु जी, आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल सर जी बंसल जी, शूट। देखिए अनिल जी, आशु जी को जब भी लगता है सवाल पूछते रहते हैं, पैटर्न फेल हो गया, ये फेल हो गया, द्रोणाचार्य बना देते हैं कुणाल जी को। अनिल जी, अक्सर मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि जब वो नवंबर में पॉल्यूशन होता है तो डीएलएफ का स्टॉक गिरता है ना, कि दिल्ली में डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन है। सेम चीज अनिल जी आशु जी ने बोली आज, और आपने भी सुना अनिल जी, तो आशु जी पकड़े गए। तो अनिल जी, प्रिंट मीडिया से तो पूछ नहीं सकता, मैं आशु जी से पूछना चाहता हूँ कि डीएलएफ की दिल्ली में अनिल जी कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है? कोई प्रोजेक्ट नहीं, सारे प्रोजेक्ट इनके गुड़गांव में है, एनसीआर में अनिल जी, दिल्ली में है, सब कुछ इनका बना हुआ है। एक दो मोती बाग के अनिल जी बेच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अनिल जी जीरो कंस्ट्रक्शन है, नील बटा सन्नाटा कंस्ट्रक्शन है। तो आशु जी से इस पे मैं समझना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में कौन सी कंस्ट्रक्शन है। प्रिंट मीडिया में यही लिखता है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, डीएलएफ गिर गया। तो अब उनको तो पकड़ नहीं सकते हैं, आशु जी तो अनिल जी सामने हैं, तो उनसे तो हाथ जोड़ के पूछ सकते हैं। बंसल जी, गुड क्वेश्चन। बट वो जो दिल्ली है वो अनिल जी, राकेश जी, वो दिल्ली और एनसीआर में आता है। और मैं कोई मतलब डीएलएफ में तो मैं तेजी में हूँ, मंदी में नहीं हूँ। मैंने तो कहा जो आज छोटी सी गिरावट आई वो शायद सेंटिमेंटल है इस रीजन से, और अगर नीचे आए तो बिल्कुल डीएलएफ लेना है। मैं तो बल्कि उसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो सेंटिमेंटल रीजन है जो आप कह रहे हो। मैं भी आपके साथ हूँ। बंसल जी ने इतना सोच के सवाल पूछा, वो भी गलत नहीं। बंसल जी एंकर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, बाय द वे, जैसा दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, ये सब हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे मुंबई वालों के लिए थाने, नवी मुंबई, वाशी मुंबई है। तो हम बाहर से ना, जैसे दिल्ली मतलब सारे गुड़गांव को भी दिल्ली में गिन लेते हैं। और कौन सा आस पास में फरीदाबाद है? नहीं, फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद को भी अंदर ले लेते हैं, हमारे गाजियाबाद, नोएडा यूपी में आता है, वो हरियाणा में आते हैं। हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा इधर। जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए असली सवाल ये है कि अनिल जी यहाँ प्रदूषण को बढ़ता हुआ देखकर आशु जी सीधा मुंबई पलायन कर गए। अनिल जी, ये है असली सवाल। अनिल जी, 2 मित्रों को यहाँ छोड़ गए। अनिल जी, ये है असली सवाल। कुणाल जी, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। और ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज किया है कि मतलब जिस तरह का पॉल्यूशन दिल्ली में है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपनी लाइफ थोड़ी सी बढ़ानी है तो कुणाल जी, ये जो 2-3 महीने हैं ना, ये मुंबई और गोवा में गुजारिए। और दिसंबर का मैं प्लान बना रहा हूँ, आपको इनवाइट भेज देता हूँ, सेव द डेट। क्या बात है, हमारी कॉलर ऊंची हो गई भाई मुंबई वालों की। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, जिन को आना चाहे स्वागत है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए डीएलएफ पर पूरी चर्चा। और आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के भी रिजल्ट आने वाले हैं थोड़ी देर में, हम आपको बताएंगे। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम बताएंगे कैसे रहने वाले रिजल्ट्स। आशीष तैयार है तो चलते हैं। आशीष, रेडी हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल बता देता हूँ। बताइए दो फिर कैसे आएंगे रिजल्ट। एक्चुअली देखा जाएगा ना, तो इसका डिसबर्समेंट के जो आंकड़े आए थे क्वार्टरली के, उसमें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन वो जो है मुनाफे में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है फिलहाल। अगर आप देखें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मुनाफा है यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जो नतीजे हैं काफ़ी हद तक कमज़ोर साइड पर आएंगे। हो गया? हाँ। पता ही नहीं चला। T20 का सीजन है ना अभी। इतना जल्दी मैच देखना है? देखना है सर, देखना है बिल्कुल। तो लास्ट के 3 ओवर हैं सर, वो तो बिल्कुल ही देखना है। ओके, मैच देख। 1 मिनट, हाँ जरा ये 1 मिनट रुकिए। ये आशु जी, ये हमारे दीप, और ये देखो स्टूडियो में क्या करते हैं। अब मैं ट्वीट करता हूँ। सर हम तो मान ही रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं। आशु जी और आशीष जी का ध्यान पूरी तरह से मैच में है। तो इन्होंने जल्दी से खत्म कर दिया काम। बराबर है।
बेचारे जो बाहर चार्टिस्ट बैठे हैं सबका ध्यान कंप्यूटर अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में है। बताएं किरण जी, चार्ट देखिए M&M फाइनेंस, नतीजों से पहले कोई एक्शन? अनिल जी, M&M फाइनेंस का चार्ट पिछले 2 दिनों से बिगड़ा हुआ है, 2-3 दिनों से, और आज तो थोड़ा सा कंसर्वेटिव देखने को मिल रहा है। पहले से ही काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता 190 के नीचे जाना चाहिए, पर अगर 190 निकल जाता है तो 180 तक जा सकता है। ऑन द हायर साइड जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 200 रहेगा, तो मेक एंड ब्रेक लेवल्स 190 और 200 है। 200 के ऊपर वापस एक बार तेजी देखने को मिलेगी, जो कि स्टॉक को 210, 212 तक ले जा सकती है। तो 200 के ऊपर बाय करना है, 190 के नीचे बेचना है, बीचों बीच कुछ नहीं करना है। ओके, तो बीचों बीच कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड जोन में एक तरह से आप कह सकते हैं ये स्टॉक है इस समय। बट एक स्टॉक जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूव हो रहे हैं, जिसके बारे में सुबह हमने बात भी करी थी, बस थोड़ी देर में इसके बारे में आपको बताएंगे भी, उसका आप करिए इंतजार। एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम आपके लिए लेकर आ रही है। तब तक चुनिंदा और काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव रखनी है। हमारी खबर जो एथेनॉल पर थी वो एकदम सही साबित हुई, एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक बलरामपुर चीनी पर भी रखी नजर, आई थिंक 9 तारीख को ये बायबैक पर भी विचार करने वाले हैं, और आज थोड़ा स्टॉक एक्शन में भी आपको आते हुए दिख रहा है। जय, जरा एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट देखें, डेज हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीप देखिए, ओवरऑल अगर आप देखिए तो लास्ट 2 दिनों से एक अच्छी रिकवरी ये स्टॉक में देखने मिले। इनफैक्ट एक अच्छा स्पिनिंग टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, एंड फर्दर एक कंटिन्यूएशन बाइंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल भी रही है। सो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में दीप एटलीस्ट इसमें फर्दर एक बाउंस कंटिन्यू रह सकता है, जो हिसाब से इसका एक प्राइस रिवर्सल में देखने मिल रहा है। ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 350 तक के लेवल्स आपको इमीडिएट बेसिस पर देखने मिल सकते हैं, एंड अबाउट दैट मे बी 362 एज वेल। सो 350 से 362 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। एंड ऑन द लोअर साइड दीप जो इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट लेवल है इसका वो 325 का है। मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ आपको फ्यूचर्स लेवल दे रहा हूँ, सो 325 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल पर्सपेक्टिव तो अभी भी अच्छा है। ओके, तो यह है आपके लिए बलरामपुर चीनी जिस पर रखनी है नजर। मजगांव डॉक सुबह सिमी जी ने राय दी थी, 670 पर था उस समय, 700 का पहला टारगेट था जो आपको हिट होते हुए दिख रहा है, उसके भी ऊपर है, 10% का मूव आ चुका है। 670 पर सिमी जी की राय थी 700 के पहले टारगेट, तो वो टारगेट हिट हो गया है। सतीश जी, अब देखिए मजगांव डॉक में क्या करना है, एक बार फिर से इसका जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम हो रहा है 700 का लेवल क्रॉस करते हुए। दीपांशु, इनफैक्ट ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये पर्टिकुलर काउंटर रहा है, एंड जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया है, तो लगभग यहाँ पर मुझे लग रहा है 745 750 के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक प्ले पोजीशनड है। तो डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होगी तो उसे मेंटेन करने की सलाह होगी। जो लाइफ हाई इसने फ्रेश बनाया है, प्रीवियस स्विंग हाई जो तोड़ा था 676 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 670 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। रिवॉर्ड टू रिस्क बेटर नहीं है, इसलिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह होगी, एंड 745 750 मेरे लिए रिव्यू जोन होगा। ओके, तो 745 750 रिव्यू जोन होगा, इस पर रखनी है आपको नजर। मजगांव डॉक सुबह सुबह आज सिमी जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, और आइए एक स्टॉक है जिस पर बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, सुबह सुबह आशीष बता भी रहते हैं, और तब हमने कहा कि रिपोर्ट में टारगेट तो ऐसे हैं जैसे 52 हफ्तों की हाई और लो की रेंज दे दी, और स्टॉक का नाम है आशीष जी का फेवरेट नायका। अब आशीष जी चाहे तो भी ना भी करें तब भी हम उनका फेवरेट मानेंगे, जब भाव ऊपर था तब माना तो नीचे में क्यों नहीं मानेंगे, राइट? तो आशीष जी आपके लिए है ये पूरी रिसर्च, बुल वर्सेस बेयर नायका पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष और नुपुर। बुल आशीष आप है? यस सर। नायका? हाँ, पक्का 100%। सर तर्क है मेरे पास। नहीं, तर्क तो होंगे, लेकिन ज्यादा सूट मेरे ख्याल से नुपुर को करता है, नहीं? एक्चुअली सर मैंने सवाल पूछा था आशीष को कि अगर ऑर्डर हिस्ट्री में मुझे कुछ दिखेगा तो आई विल गिव यू बुल। अच्छा। तो उसने मुझे ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई और वहाँ पे लिटरली बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने सोचा ठीक है। ओके, भारी मन से आशीष को बुल बनने की अनुमति दी। करें शुरुआत आशीष, बताइए। सर मैं शुरुआत कर लेता हूं। जैसे कि नुपुर बता रही थी कि अब देखिए नायका को एक्चुअली लोग हम समझते हैं कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, लेकिन जिस प्रकार से ई कॉमर्स जायंट बनता जा रहा है ये अपने आप में स्टॉक के लिए काफी बड़ा है, और ग्रोथ स्टोरी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो अपैरल्स में है, फैशंस में कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इनफैक्ट मैं भी सर पहले मिंत्रा यूज करता था कपड़े ऑर्डर करने के लिए, अब पूरी तरीके से नायका फैशंस पर शिफ्ट हो चुका हूँ, और साथ में इनका जो नायका मेंस ऐप है इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो लोगों के लिए, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि नायका सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो धीरे धीरे जैसे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है,
स्टॉक भी आकर्षक हो रहा है। ओके, आशीष भाई, एनी चांस आप कभी क्रॉफर्ड मार्केट, अल्फा या फिर कहीं गए कॉस्मेटिक्स खरीदने? नहीं, मैं नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ। तो फिर कैसे पता होगा? जिस हिसाब से मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन है, जिस हिसाब से कंपनी के मार्जिन से कहाँ से सुधार आएगा? कैसे इस कंपटीशन में अपना स्टैंड आउट कैसे हो सकते हैं जब इतना बड़ा मार्केट है ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स का? फैशन की आपने बात करी, वो तो लॉस मेकिंग है कंपनी के लिए, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने सारे प्लेयर्स है, यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट है कि अब प्रॉफिट में आ पाएगा। नहीं, प्रॉफिट में अभी नहीं है, लेकिन आ पाएंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार से आप देखें कि कंपनी के टॉप लाइन में इजाफा देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट अगर आप तिमाही के रिजल्ट भी देखें तो वहां पर भी जो ओवरऑल ग्रॉस सेल्स हैं इसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये बात तो पक्की है कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स को अपना रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखें तो लोग ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं। कौन जाता है इतनी दूर? सीरियसली, दिवाली पे तो पैर रखने की जगह नहीं थी वैसे मार्केट में। आप गए थे तो इसके लिए मुझे लग रहा है आपका थोड़ा सा बायसनेस बना हुआ है, लेकिन ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा विकल्प होता है आपको शॉपिंग करने के लिए। और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में कोई कंपटीशन नहीं है इनके पास, और जिस प्रकार से इनकी टॉप लाइन बढ़ती जा रही है, लोग तो खरीद रहे हैं। मतलब लिस्टेड प्लेस में कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपटीशन से मार्केट शेयर का कंसर्न आ जाता है जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हो मार्केट में। तो ABFRL का भी देखे तो वहाँ भी उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अरविंद का देखे तो सिफोरा उनका ब्रांड है जहाँ पे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और इसी के चलते जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है कंपनी का, जो सबसे बड़ा है, 70% की GMV आती है वहाँ से, उसमें काफ़ी ज़्यादा अगर उन्होंने जो कस्टमर्स हैं उनके वो प्रीमियम कैटेगरी के, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को मास टू प्रीमियम में नहीं कन्वर्ट करते तो उनके लिए एक लिमिटेड मार्केट ऑप्शन हो जाएगा, और अगर लिमिटेड मार्केट हुआ तो फिर मार्केट शेयर गेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं, लेकिन इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखें तो काफ़ी समय से यहाँ पर एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, तो इसके चलते देखिए मेरे पास कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है कि स्टॉक के अंदर अब काफ़ी हद तक बॉटम बन गया, बड़ी गिरावट है, खत्म हो गई है, तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बैंक ऑफ अमेरिका देखिए आज सुबह इन्होंने रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1555 रुपये का लक्ष्य दिया है। जेफरीज भी देखिए इनसे ज़्यादा बुलिश है, 1650 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, करीब 1890 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। बिल्कुल, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अगर सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो इनके फॉलोअर्स कम होते हैं, वहाँ से नेगेटिव एडवर्टाइजिंग आती है, अपने एक्टिव कस्टमर्स को कंपनी लूज़ करती है, तो ये काफ़ी नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। और उन्होंने कहा भी है कि उनके फॉलोइंग से उनको एक प्लस पॉइंट आता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी ई कॉमर्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसी पे देखें तो वैल्यूएशंस की मैं बात कर लेती हूँ। जब IPO आया था तब 125 पे था, 1 ईयर फॉरवर्ड हाई लेवल पे देखें तो 300 के आसपास के वैल्यूएशंस थे, और अभी फ़िलहाल 112 के वैल्यूएशन है। इनफैक्ट कंपनी की 60,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी और 4 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट बनाती है, तो वैल्यूएशन हम समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए शायद ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पर टारगेट कट भी किए हैं। क्रेडिट स्विस की बात करें तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, टारगेट को कट किया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी जो टारगेट है वो घटाया है। नायका पे HSBC ने भी अपना टारगेट घटाया है। सो ऑल इन ऑल मार्जिन्स बहुत स्लो रिकवर हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टारगेट कट्स है, एक्सपेंसिव है, सो आई डोंट थिंक स्टैंड्स। ओके, हो गया चार्ज था बड़ा। तो इंटरेस्टिंग है सर। नायका बुल वर्सेस बियर। सर वैसे रिसर्च इंटरेस्टिंग है, और जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए ना बड़े अच्छे थे, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ सर, आज ना मुझे ध्यान है 22 साल पहले जब हम बॉम्बे आते थे ना, तो क्रॉफर्ड मार्केट भी शायद लोग लेके जाते थे, और अल्फा जो आज मेंशन किया बहुत सालों बाद, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जाना बंद हो गया। अल्फा कोई नहीं जाता। आई डोंट थिंक सो। अनिल जी आप भी कभी ना कभी जरूर अल्फा गए होंगे लाइफ में, बहुत बार। हाँ बहुत बार गए, लेकिन पिछले 10 साल से नहीं गए होंगे शायद। हाँ, तो मतलब मुझे याद तो नहीं आता, अब याद नहीं आता ना, बस वो ये सारी चीजें तो आई थिंक वो चेंज तो हो रहा है। प्लस अगर नायका का स्प्रेड बढ़ेगा तो डेफिनेटली नायका के लिए बेटर होगा। और अनिल जी सबसे बड़ी बात है ना, मैं थोड़ा बायस हूँ आशीष की तरफ, वो इसलिए क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, नायका, एयरपोर्ट, इंडिगो, PVR, जितनी भी ग्लैमरस रिसर्च हैं वो आशीष के पास आती हैं, और बाकी गरीबों को आप मोरबी पुल टूट गया वहां भेज देते हो। मतलब कभी आशीष को ही भेजो ना सर, मतलब ये सारी फैशन वाली आइटम इसके पास होती है। ये बात तो सही कहा। और वो मोरबी में आप किसी और को भेज देते हो। खैर हम तो कवर नहीं करते, वो अलग बात है, बट हाँ फिर भी स्पिरिट है सर, मतलब समझने के बाकी को इधर उधर कभी कोई एक्सचेंज के बाहर कोई कैनफिन होम्स और LIC हाउसिंग फाइनेंस टाइप की दूसरों को एग्जैक्टली। तो सर थोड़ा सा मतलब आशीष का एक्सपोजर थोड़ा सा चेंज करो सर, मतलब कम करें, ज्यादा लाइमलाइट में स्प्रेड कर देते ना सर, क्या दिक्कत है? आपने बोला हो जाएगा सर। आइए इस बीच बंसल जी भी कुछ सजेशन दे रहे हैं। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, नायका के लिए एक चीज तो नेगेटिव ये है अनिल जी कि रिलायंस रिटेल भी अनिल जी सेम ब्यूटी बिजनेस में एंटर कर रहा है और ईशा अंबानी उसको हेड कर रही हैं। तो अनिल जी रिलायंस के सामने तो वोडाफोन आइडिया नहीं टिका, एक तो ये, और दूसरा अनिल जी नायका के अंदर मतलब कि काफी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ब्रांड का नाम लूंगा तो जैसे जो ऐश्वर्या राय जो लिपस्टिक यूज करती है अनिल जी, वो वाला ब्रांड नायका पे अवेलेबल नहीं है। आप बोले अनिल जी इनको चेक करने के लिए, मैंने खुद अभी चेक करा नायका की वेबसाइट पे अनिल जी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं, ये भी सिलेक्टिव वाली चीजें बेच रहे हैं जिसमें मार्जिन्स हैं। तो अनिल जी ऊपर में अगर जाता है, पुल बैक एक्सटेंड होता है तो निकलना ही चाहिए। मैं तो दूसरे खेमे में हूँ अनिल जी, बियर वाले मुझे नहीं खेमे पता आपने कितना ध्यान से चेक किया, जिसका काम उसको करने दे बंसल जी। आप चार्ट चेक किया रहे, ये नायका पर जाकर लिपस्टिक का राकेश जी, शेड और ब्रांड। हाँ जी राकेश जी, वैसे आजकल ऐश्वर्या क्या ब्रांड यूज कर रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, दिशा पटनी क्या यूज कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, वो चेक करिए आप। ओहो, मतलब बंसल जी पीछे चल रहे हैं, समय से काफी पीछे चल मतलब रहे हैं। करंट जनरेशन की बात Oh my करें God। जी कुणाल जी। अनिल जी अपने जीवन की नायिका के लिए कर रहे थे अनिल जी। इसलिए अनिल जी उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। बनता है सब, फिर तो बनता है, अग्री। लगे रहे, कभी न कभी सफलता मिलेगी बंसल जी। बहुत ही बढ़िया। नायका पे हमारा विशेष डिस्कशन, और फिलहाल दूर रहें, ये रहा। ठीक है, एक्सपायरी का ऑप्शन आइए लेते हैं सुमित जी की तरफ से। सुमित जी दे रहे हैं एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दिवांशु, निफ्टी अभी ऑलमोस्ट लोस के पास ही है, 10-20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्राबैट लेना चाहिए। निफ्टी में यहाँ से वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी में 18,050 वाला कॉल 105-106 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी में यहाँ से बाउंस बैक, पुल बैक में वापस से ऊपर की तरफ कल में 18,200 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है। तो 18,050 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करें, 55 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 155 रुपया, 175 रुपया, ये दो टारगेट होगा। 18,050 का कॉल 105-107 के पास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें 55 के एसएल से 155-175 के टारगेट्स लिए। ओके, तो यह है आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन। सुमित जी की तरफ से रखनी है आपको नजर। 18,100 का लेवल होल्ड कर रहा है निफ्टी इस समय। 18,50 की कॉल खरीद कर चलें, 105-107 के आसपास आपको ये मिलेगी। ये क्लियर राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। इस बीच मजगांव डॉग, जिसकी अभी बात चल रही थी, और ऊपर जा रहा है। बात करते करते हमने 702 पर सची जी से फ्रेश व्यू लिया था, वहां से भी 10 रुपए और ऊपर जा चुका है ये काउंटर। तो बढ़िया तेजी आ रही है। और रेलवे स्टॉक्स पर रखिए नजर। IRCTC पर कॉल आया, राइट्स पर कॉल आया, इरकॉन, ये एक और काउंटर है जहां पर आपको अभी अभी कॉल आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। इनफैक्ट अच्छी खरीदारी इरकॉन में भी रही, 2-2.5% ऊपर है। अगेन रेलवे से जुड़ा काउंटर, और हमारी थीम ही रही है पिछले कुछ समय से कि रेलवे स्टॉक्स पर रखनी है नजर। मोदी जी की 10 की कमाई का स्टॉक भी था कल, जहां पर एक्शन आ रहा है, और जय ने भी 10 की कमाई में इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। जय जरा देखें, इरकॉन अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, अब यहां से अगले लेवल्स क्या रहेंगे इस पे? देखिए एक अच्छा खासा एक बेस रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है इरकॉन में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, इसीलिए रिकमेंड भी किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने से और उसके बाद अच्छा रिवर्सल इसमें देखने मिल रहा है। ऊपर में इमीडिएटली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 48-50 आपको देखने मिलेगा, फिर 51 के लेवल्स, एंड देन अल्टीमेटली आपको 53 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 48-50, 51 एंड 53 ये लेवल्स में इरकॉन में देख रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन डाउन साइड दी 43 का जो लेवल है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड दैट इज द ब्रेकआउट लेवल। आई मीन जब तक 43 के ऊपर बना हुआ है ये स्टॉक, ओवरऑल मोमेंटम और या तो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यह आपके लिए इरकॉन, जहां पर मूव आ रही है रेल स्टॉक्स में, आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। SRF, इस पर करना है फोकस। आज थोड़ा मोमेंटम इसका ढीला पड़ गया, इनफैक्ट कमजोर दिख रहा है काउंटर चार्ट्स में भी। कल आएंगे नतीजे कैसे रहेंगे? चार्ट्स तो थोड़े कमजोर हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार इसके लिए। आशीष बताइए कैसे रहेंगे ऐसा? दीपांशु, नतीजे तो बढ़िया लग रहे हैं हर लिहाज से। अगर आप देखें तो ग्रोथ काफी अच्छी है। सबसे बढ़िया बात, टॉप लाइन में 33% का इजाफा है, और सभी सेगमेंट्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आप पैकेजिंग फिल्म्स में देखें, स्पेशलिटी केमिकल्स देखें, या फिर आप टेक्निकल टेक्सटाइल्स देखें, सब में जो प्रदर्शन है, ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। तो रेवेन्यू में ट्रांसलेट होगा। अब कामकाजी मुनाफे के तौर
पर बात करें तो थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट का देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे भी प्राइसिंग के हिसाब से भी ये क्वार्टर काफ़ी बढ़िया रही है। तो 43% का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आएगा, यानी आप ये समझ लीजिए कि 654 करोड़ का एबिटा पिछले साल कंपनी ने रिपोर्ट किया था, इसके मुकाबले अगर आप देखें तो 930 करोड़ का आंकड़ा जो है इस बार देखने को मिलेगा। और मार्जिन भी एक्सपांशन को जो है इन्होंने थोड़ा सा मेंटेन कर रखा है, 23% से बढ़कर 25% रहेंगे एक्सपांशन आपको मार्जिन पर भी देखने को मिलेगा। और मुनाफे का आंकड़ा भी दमदार है, यानी 51% की ग्रोथ है, 382 करोड़ से बढ़कर 577 करोड़ रहेगा कंपनी का मुनाफा। यानी हर लिहाज से आप देखिए एसआरएफ बढ़िया नतीजे आएंगे। ओके, तो एसआरएफ बढ़िया नतीजे आपको आते हुए देख सकते हैं, बट थोड़ा नतीजों से पहले स्टॉक सुस्त होते हुए दिखा है। एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले जाए। किरण जी जरा देखें, एसआरएफ का काउंटर कल एक्टिव था, आज 2.5% नीचे है सर। एसआरएफ आज थोड़ा सा करेक्टिव जैसे आपने कहा देखने को मिल रहा है, पर कल एक अच्छी मूव हमने देखी थी। आज वॉल्यूम भी रिलेटिवली थोड़े से कम देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि रिजल्ट के पहले जो वॉल्यूम होते हैं वैसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा खासा बेस 2500 2520 के आसपास है, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और मेरा मानना है कि वापस एक बार 2600 के ऊपर के लेवल्स कल रिजल्ट के बाद देखने को मिलेंगे। ओके, तो कल रिजल्ट्स के बाद आपको वापस मोमेंटम में आते हुए देख सकते हैं। थोड़ा बाजार कॉशियस जरूर है एसआरएफ पे। बाय द वे, रेडिंगटन जिसके नतीजे शो की शुरुआत में हमने आते हुए देखे थे, वहां से और बड़ी छलांग इसने लगाई है, 6.5% ऊपर आपको रेडिंगटन दिख रहा है। इस काउंटर पर भी रखी नजर। आइए एक कॉल लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 574 575 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। इसका मंथली, वीकली, डेली सभी चार्ट, टाइम होराइजन चार्ट में ये स्टॉक मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दिसंबर 2017 के हाई ये स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, 574 के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है और ये स्टॉक यहां से आने वाले दिनों के अंदर 600 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। कोचिन शिपयार्ड में जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। अभी स्टॉक के अंदर यहां से और ऊपर का मूव देखना बाकी है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में भी इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, या जिनको पहले से लॉन्ग कर रखा है उनको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 550 555 के पास लगाइए। 555 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कोचिन शिपयार्ड में पोजीशंस होल्ड करें और खरीदारी करें। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिलेगा 600 रुपए का इसका पहला टारगेट है। 600 रुपए का अगर इसका लेवल क्रॉस होता है, जो कि होगा, तो 625 रुपए तक के लेवल भी कोचिन शिपयार्ड में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें, 555 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 600 से 625 के टारगेट्स के लिए कुछ ही दिनों में टारगेट आने चाहिए। मजगांव डॉक के बाद अब कोचिन शिपयार्ड में भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। और एक बार जरा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को भी पुल अप करते हैं, क्या ये भी एक्टिव हो रहा है? क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट का दिन है। मजगांव डॉक तो ऑलरेडी अब 11% ऊपर दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड में भी अब कॉल आ गई। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स GRSE, जरा इस पर भी नजर डालिए, यहाँ पर भी आपको एक्टिविटी होते दिख रही है। तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो है वो वापस आपको बाजार में एक्टिव हो रहे दिख रहे हैं। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, एलकेएम कल रेकमेंड किया था मैंने। एलकेएम में आज जबरदस्त मूव देखने मिल रहा है। सो और सीमेंट में भी एक अच्छा मूव देखने मिला। आईटी चल रहा था, बट फिर से एक फार्मा स्टॉक ध्यान में आया, वो है सिंजीन। और सिंजीन का 650 के स्ट्राइक का, 650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 15 रुपए 16 रुपए के रेंज में खरीदना है दीप इसको। ऑन डाउन साइड आप स्टॉप लॉस लगाए 10 रुपए का, सो लगभग आपका 5000 का डाउन साइड रिस्क बनेगा। इन रुपीज टर्म्स 1000 का लॉट है। एंड फर्स्ट टारगेट दीप इसमें जो बन रहा है वो 22 रुपए का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 27। सो 22 एंड 27 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे सिंजीन का 650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जो हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर हमें 675 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे स्पॉट में। एंड देयर आफ्टर अगर वो लेवल्स डीप निकलते तो एक बहुत ही बड़ा एक कंसोलिडेशन, एक ट्रायंगुलर पैटर्न। इसके बाद तो आई वुड से कि ये एसपीएल में लॉन्ग टर्म कैटेगरी में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, उस हिसाब का ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। टिल देन अपर एंड ऑफ द रेंज ये टेस्ट करेगा 675 का, ऐसा मेरा मानना है। जो हिसाब से लास्ट 2-3 दिनों में एक मोमेंटम या तो लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है। हेंस 650 का स्ट्राइक चूज किया है। 675 तक के स्पॉट लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो 22 और 27 के टारगेट के लिए खरीदे इसे। ओके, तो सिंजीन फार्मा शेयर्स वापस मोमेंटम में आ रहे हैं। लगातार तीसरा चौथा दिन है ऐसा जहां पर फार्मा स्टॉक्स आपको अच्छे कर रहे हैं। और भूला भटका सिंजीन आपको 650 की कॉल खरीद कर चलनी है। ये है आपके लिए जय की राय। इस बीच दालमिया भारत, इसको भी पुलअप करिए। कुणाल जी आप चार्ट्स पुलअप करें, मैं आपके पास आता हूं।
रिएक्शन लेने के लिए। नतीजे इसके आते हुए दिख रहे हैं और हम मुनाफे में बड़ी गिरावट का अनुमान लगा रहे थे, बट इतनी भी बड़ी गिरावट का अनुमान नहीं लगाया गया था। स्टैंड अलोन नंबर्स में पहले आपको बता दूं, यहाँ पर आय आपने बढ़ी है, 2340 करोड़ से बढ़कर 2700 करोड़ की आय आई है, तो वहां पर तो आपको ठीक ठाक बढ़त दिखी है, बट मुनाफे में भारी कटौती आपने आती हुई दिखी है। जहां तक दालमिया भारत का सवाल है, मुनाफा इनका 200 करोड़ से लगभग गिरकर 11 करोड़ का आते हुए दिखा है, तो बड़ा कट मुनाफे में आपको दिख रहा है। जहां तक दालमिया भारत का सवाल है, ये ऑफकोर्स स्टैंड अलोन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेटेड बेसिस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20% बढ़त रहेगी आय में, हालांकि मुनाफा हमने अनुमान लगाया था कि 73% गिर कर आएगा इस बार, बट बड़ा कट दिख रहा है। वही है जो अब तक सीमेंट स्टॉक्स के लिए फोकस रहा है कि नंबर्स टॉप लाइन तो बड़ी है, बट जैसा आशु जी भी अपने रिजल्ट एनालिसिस में बता रहे थे, मार्जिन्स पर ही प्रेशर ज़्यादा पड़ते हुए दिख रहा है और ऑपरेशनली लग रहा है कि यहाँ पर भी कॉस्ट बढ़ने की वजह से असर पड़ते हुए दिख सकता है। और नंबर्स डिटेल में आए तब तक कुणाल जी चार्ट जरा देखें दालमिया भारत सर। देखिए एक बेस बना है नीचे के लेवल्स पर स्टॉक में दीपांशु, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब इन नतीजों के बाद आपको कुछ ड्रॉप आते हुए दिखे, लेकिन नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की चेष्टा करनी चाहिए। स्टॉक में ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि इसको लेकर के होल्ड करें, तो मेरी राय में होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखें 1560-65 के आसपास बने रहें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको दोबारा से जैसे ही 1615 के ऊपर निकलता है, इसमें आपको 1700 तक की एक रैली बनते हुए दिखेगी, तो नीचे के लेवल्स पर मेरी खरीदारी करें। ओके, तो नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय रहेगी। दालमिया भारत, इस पर रखें नजर। एक्शन ये भी आपको बड़ा दिखा सकता है, बट फिलहाल नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है। इस बीच जो शिपयार्ड स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, मजगांव और कोचिन शिपयार्ड तो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। गार्डन रीच पर भी आपको मूव दिख रही है। एक बार जरा सचिन जी से राय ली जाए। गार्डन रीच GRSC, सचिन जी देखें, बाकी दोनों भी एक्शन में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सर? दीपांशु काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट एग्जैक्ट रेप्लिका है मजगांव डॉक का ही, एंड जिस तरीके से इसने भी एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट रजिस्टर किया है, अपने लाइफ हाइस को जस्ट इसने काटा है 7480 के आसपास, तो जो मोमेंटम मिल रहा है मुझे लग रहा है वो 520 तक एक्सटेंड होना चाहिए, तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 472 पे, एंड खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं GRSC में 520 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 520 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्शन तो भरपूर बना हुआ है इस बाजार में, कई सारे स्टॉक्स हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में रखी नजर। इंडेक्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है, और FIs की खरीदारी चल रही है पिछले 4 दिनों से, ये भी इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक्स में काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। जी शिपिंग, ये भी एक और काउंटर है, शिपयार्ड तो नहीं बट शिपिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काउंटर है, वहां पर भी मूव दिख रही है। 2.5% ऊपर आपको जी शिपिंग इस समय दिख रहा है, ये स्टॉक भी रेडार पर रखना है। आइए बैन से बेनिफिट ये भी अपडेट ले लें। PNB की तो हो चुकी है एंट्री, क्या बदलाव हो सकते हैं यहाँ पर और क्या कोई और स्टॉक आ सकता है, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, PNB को कंपनी देने कोई आने वाला है? बिल्कुल दीपांशु, कंपनी देगा, क्योंकि PNB ने कल सरप्राइज कर दिया था। कल 96.28% के साथ ये बैन में आया था, अभी फिलहाल 90% के आसपास है, तो निकलेगा नहीं। लेकिन एंट्री इसमें हो रही है फ्रेश LIC हाउसिंग फाइनेंस की। आज बड़ा मूव भी यहाँ पर देखने को मिला नतीजों के बाद, तो एकाएक इजाफा पोजीशंस में 112% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस PNB को कंपनी देगा। 2 स्टॉक हो जाएंगे हमारे पास, PNB और LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो डबल हो जाएगी लिस्ट, PNB और LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस पर दोबारा राय लेते हैं, और जय से मैं पूछना चाहूंगा। जय, उतना खराब नहीं है, एक बार तो इंट्राडे में 12% नीचे भी हो गया था, क्या राय है? और बैन में भी आ सकता है, तो उससे पहले क्या करना है इस पोजीशन में? नहीं, डेफिनेटली नो, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो दीप एग्जिट ही करना चाहिए। इनफैक्ट ये जो बाउंस आया है दैट्स अ गुड एग्जिट अपॉर्चुनिटी, और मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जो हिसाब से ये स्टॉक में एक रिवर्सल आया है, अब जब तक ये जो 400 रुपए के ऊपर दीप सस्टेन नहीं कर सकता है अबाउट द लेवल्स ऑफ 400, आई थिंक इसमें डाउनसाइड रिस्क बनी रहेगी। डाउनसाइड रिस्क बनी रहेगी। LIC पर रखी नजर, जहां पर भी आपको बड़ी गिरावट दिखती है, लग रहा है अगले दिन वो बैन में आ सकता है। कल PNB का दिन था, आज अब LIC भी बैन में आने की तैयारी में है। बट इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात करें तो MSCI का एक सेमी एनुअल रिव्यू होने वाला है। आई थिंक 11 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी और फिर महीने के एंड में ये बदलाव लागू होंगे। तो क्या हो सकते हैं बदलाव, थोड़ी जल्दी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी तैयार रहें उन स्टॉक्स की लिस्ट के साथ। कुशल हैं तैयार इसके साथ, कुशल बताइए।
बिल्कुल, तो हाई प्रोबेबिलिटी जिनकी है बदलाव में, इनफैक्ट जो इंक्लूड हो सकते हैं इस इंडेक्स में, उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे पहला है, वरुण बेवरेजेस दूसरा है, आज भी हम देख रहे हैं 3-3.5% की तेजी है, टीवीएस मोटर्स तीसरा है। यहाँ पर लगभग इन्फ्लोज आपको 1361 करोड़ से 1820 करोड़ रुपए तक के आ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनकी ऑब्वियसली शामिल होंगे तो वेटेज भी आती हुई दिखेगी, 0.4%, 0.32%, 0.29% इनकी वेटेज जो है इस इंडेक्स में होती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट बजाज होल्डिंग्स, HAL, ABB इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कैनरा बैंक का ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी जो एस्टिमेटेड इनफ्लोज हैं वो 656 करोड़ से लेकर लगभग 1115 करोड़ के होते हुए दिख सकते हैं, जिसमें बजाज होल्डिंग 1115 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेटेज इंक्रीज कहां पर हो सकती है? जोमैटो, इस पर वेटेज इंक्रीज हो सकती है 0.2% से बढ़कर 0.5% की वेटेज अब एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और अगर आप इनफ्लोज देखेंगे रुपी टर्म्स में तो 1370 करोड़ रुपए के इनफ्लोज इस स्टॉक पर भी आ सकते हैं। तो ये अपडेट है। ओके, तो कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रखनी है। जोमैटो एक बार फिर से फोकस में आ सकता है MSCI रीबैलेंसिंग की तरफ से। थोड़े समय से हमारे रेडार पर वैसे आया नहीं है इतना, बट जोमैटो पर भी रखनी है आपको नजर। आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, कुछ फाइनल कॉल्स भी ले लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। जय ठक्कर के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीप, मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एक निफ्टी में बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये वीकली का तो हमारा 18,100 का कॉल ऑलरेडी ओपन ही है। आई मीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई डिप देखने मिली भी दीप कल, तो शुड बी यूटिलाइज डेफिनेटली एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो मेरे टारगेट है 18,300 के, वो इंटैक्ट है ये रैली में। आई मीन, वहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिव्यू करना रहेगा। एंड टिल देन आई बिलीव कि 18,000 से 18,000 तो एक बड़ा सपोर्ट है ही। बिलो दैट 17,900, 800 ये सारी रेंज भी जो है वो इमीडिएट सपोर्ट ऐड करेगी। टिल दोज लेवल्स आर टेकन और ब्रोकन, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो करेक्शन या कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। एंड एज ऑफ नाउ एंड शुड बी यूटिलाइज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं 18,300 का कॉल रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी दैट इज ऑफ 10th नवंबर, एंड ये मिल रहा है 87 पर। दीप, इसको खरीदे आप। 40 का एक स्टॉप लॉस लगाया, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, कीपिंग इन माइंड द इवेंट, एंड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आप ये खरीदे। 87 पर 40 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट ऊपर में 135 बनेगा 135 का। सेकंड टारगेट विल बी 162, 162 का। इसको खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली अगर कोई डिप देखने मिला भी तो मार्केट विल एब्जॉर्ब दैट, एंड गोइंग फॉरवर्ड 18,300 तक के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए निफ्टी में। ओके, तो 18,300 के लेवल्स की तरफ जा रहा है निफ्टी, और जय का पूरा कॉन्फिडेंस है इस समय। अभी सुमित जी भी कह रहे थे एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए 18,050 की कॉल आप खरीद कर चल सकते हैं, और अब जय भी आपको कह रहे हैं कैश ऑप्शन के लिए खरीदारी करें 18,300 की कॉल का, बट अगले हफ्ते, ना कि कल की एक्सपायरी का, अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी होने वाली है वहां पर आप 18,300 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इस बीच DCX सिस्टम्स IPO जिसका आज बंद होने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रहे हैं। 62 गुना ये सब्सक्राइब आपको होते हुए दिख रहा है। छोटा IPO है, बट अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अनिल जी की भी सलाह है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से अगर आप चाहें तो इसमें पैसे लगा सकते हैं। DCX सिस्टम्स, इस पर रखिए आप नजर। बढ़िया सब्सक्रिप्शन, दमदार सब्सक्रिप्शन आंकड़े इसके आते हुए दिख रहे हैं। जस्ट डायल, इस पर एक स्पाइक हो रहा है, ये स्टॉक भी आपके रेडार पर होना चाहिए। मूव इस पर बड़ी आती हुई दिख रही है, देखते हैं जस्ट डायल कैसा रहेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आज सुबह भी इस काउंटर की बात चली थी, लंबे समय बाद रेडार पर आया था और सुमित जी ने यहाँ पर बाय कॉल भी दिया था। सुमित जी, कैरी करनी है ना पोजीशन? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के दीपांशु कैरी करें। अभी भी 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 83 के आसपास का इसका हाई भी लगा है, तो अभी तक इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है। 84 से 88 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर कैरी करें पोजीशन, ये है राय आपके लिए जस्ट डायल पर। इस बीच रेडिंगटन और मजबूत हो चुका है। एक बार यहां पर बंसल जी की राय लेनी पड़ेगी। बंसल जी, बड़ा स्पाइक आया था रेडिंगटन में जब नतीजे आए थे, और वहां से होल्ड कर रहा है और ऊपर जा रहा है सर। जरा देखें 150 पर रेडिंगटन। दीपांशु, काफी समय बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 146 के ऊपर एक नेकलाइन को भी तोड़ा है। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहें। 155, 157 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। आज के भी हाई 152 के हैं, तो होल्ड है 155, 157 के लक्ष्य के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए रेडिंगटन जिस पर रखनी है नजर। एक बार डाउ फ्यूचर्स को पुल अप कर लेते हैं। ये अपनी गेन्स गिव अप कर चुके हैं। अमेरिका में बड़ा इवेंट रिस्क है और उससे पहले थोड़ा वॉलेटिलिटी आ रही है। वैसे 2 दिनों से सतर्क है अमेरिकी बाजार। और आशु जी जो आप कह भी रहे थे, अनिल जी की भी कमेंट्री थी, कहीं नहीं गए। 18,075 18,077 इसी लेवल पर आप अटके हुए हैं। पिछले कुछ मिनटों से यही लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। जो 5 मिनटों से नहीं, अगर आप ध्यान हो, जब मैंने स्प्रेड दिया था तब 245 का रेट था। जब मैं एग्जांपल दे रहा था 18,078 है स्पॉट निफ्टी, अभी भी 18,078 ही है। मतलब इट हैज इन 45 मिनट्स इट हैज नॉट गॉन इवन 5 पॉइंट्स हियर एंड देयर। तो दैट शोज दैट देयर इज अ वेरी लैकलस्टर इंटरेस्ट इन दिस मूवमेंट। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वेट कर रही है कि वो पुराने इवेंट्स का एक्सपीरियंस होता है कि इवेंट के बाद पोजीशन बनाएंगे, इवेंट के बाद बनाएंगे, और कल एक्सपायरी भी है शायद, तो साथ में वो कॉम्बिनेशन उसका। हाँ, प्लस मैच भी तो है। मैच भी तो है। इंडिया ने तो बढ़िया रन्स बनाए, बॉलिंग भी शुरू हो गई है। देखते हैं हमारे बॉलर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बट ठीक है, बाजार आपको दोनों तरफ के एक्शन दिख रहा है और इसलिए बात भी चल रहे थे कि आज थोड़ा कैश स्टॉक्स पर ज्यादा नजर रखिए, वहां पर आपको बड़ी मूव दिख रही है। इसके सिवाय कि मार्केट में इंडेक्स रिलेटेड जो एक्शन हो, मजगांव डॉक 740 के लेवल पर आपको अभी अभी आते हुए दिख रहा है। करीब 740 का हाई बनाया, 750 का हाई बना दिया अभी अभी बात करते करते। तो सिमी जी का दूसरा टारगेट भी हिट हो गया है। और अभी जो बात चल रही थी गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों भी अच्छे मोमेंटम में आए हैं। तो कैश स्टॉक्स बड़े एक्शन है। गुजरात फ्लोरो पर रखिए नजर, 6% का स्पाइक इस काउंटर पर भी आते हुए दिखा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स की आज चांदी बनी हुई है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और मिडवीक का एक्शन इंडेक्स पर सुस्त रहा, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहा है। हिंडाल्को टॉप गेनर था 0.2% की गेन के साथ। सन फार्मा में 1.5% की तेजी रही। आईटीसी सुबह से ही एक्टिव था, शुभम जी ने यहां पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी की भी राय दी थी। टेक महिंद्रा नतीजों के बाद 1% मजबूत। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी से भी आपने थोड़ी खरीदारी देखी। एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है, बट ब्रेथ सिग्निफिकेंटली खराब हुई है। सिर्फ 15 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 35 स्टॉक्स गिरे हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल टॉप लूजर था आज। 3% की वीकनेस। अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छी तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिखाता हुआ। मारुति, आइशर, हीरो मोटो कॉप, ये तीनों ऑटो स्टॉक्स आज टॉप लूजर्स में थे। एक्सिस बैंक, एचयूएल, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, टाइटन, अल्ट्राटेक, यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। तो सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी कमजोरी ऑटोज में ज्यादा थी और बाकी बाजार में भी दबाव दिखा। बैंक्स भी कमजोर ही रहे। वायदा कारोबार के स्टॉक्स की बात करें, चोला इन्वेस्टमेंट 5% ऊपर बंद हो रहा है। एनएमडीसी में 4% की तेजी थी। वेदांता आपको 3.5% ऊपर रखा। मेटल्स एज अ स्पेस आज काफी एक्टिव था। हिंडाल्को तो टॉप गेनर था ही, इसके साथ ही जेके सीमेंट में एक्टिव एक्शन था। एमजीएल जिस पर आपकी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। फार्मा आज फिर से स्टार रहा। सन फार्मा लगातार कुछ दिनों से एक्शन में, आज भी खरीदारी था। बट साथ ही एल्केम में आपने मूव देखी है। ऑरो फार्मा एक्टिव था और लॉरस लैब्स में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। आईईएक्स, इस पर भी पॉजिटिव एक्शन रहा। हिंदुस्तान कॉपर, एसबीआई कार्ड्स, एचपीसीएल, डिक्सन, रेन इंडस्ट्रीज और बाटा में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। पर गिरावट में नतीजों से पहले एसआरएफ 3% कमजोर, बट नतीजों के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 10% की गिरावट दिखा रहा है। इंटरडे में 12% भी गिरा था, बट 10% नीचे ये काउंटर बंद हो रहा है। कल वायदा कारोबार के बैन में भी आ सकता है। चंबल फर्टिलाइजर नतीजों का रिएक्शन 6% नीचे। कैनफिन होम्स, पीएनबी, मेट्रोपोलिस, एमएनएम फाइनेंस, पीरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, एलएनटी फाइनेंस, बीएचईएल, मन्नापुरम, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्रेंट, टीवीएस मोटर्स, ये कुछ और काउंटर थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। तो ऑल इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा एक्शन ज्यादा पॉजिटिव रहा। और वहां पर अगर पॉजिटिव एक्शन की बात करें तो मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसई, गार्डन रीच अच्छे एक्शन में थे। जी शिपिंग में आपने पॉजिटिविटी देखी। रेडिंगटन नतीजों के बाद 8% ऊपर था। ग्लैंड फार्मा में आज आपने रिबाउंड देखा है, 4.5% ऊपर ये काउंटर रहा। इरकॉन, आईआरसीटीसी, राइट्स, रेलटेल, ये सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स में बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस, तानला प्लेटफॉर्म्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जिसका कुछ दिनों में नाम बदल जाएगा, विजय डायग्नोस्टिक्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, एआईए इंजीनियरिंग, प्राज इंडस्ट्रीज, हाइकल, विनिटी ऑर्गेनिक्स और साथ ही जीआर इंफ्रा, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने पॉजिटिविटी देखी। कंजा नेरलैक नतीजों के बाद 4% नीचे था आज। इन्फी बीम लगातार दूसरे दिन गिरा है। कजारिया सिरेमिक्स में कमजोरी थी। देवयानी इंटरनेशनल, वरॉक इंजीनियरिंग, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएनबी हाउसिंग, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जुबिलेंट फार्मोवा, ये कुछ और काउंटर्स थे जो दिखे। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। 18,075 पर प्रोविजन क्लोज निफ्टी का, 41,115 पर प्रोविजन क्लोज बैंक निफ्टी का आते हुए दिख रहा है। आइए जो आज शाम का कार्यक्रम है ये मैं आपको बता देता हूं। कई सारी खास खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, एलॉन मस्क ने साफ कर दिया है कि ब्लू टिक यानी कि ट्विटर वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को $8 तक फीस देनी होगी हर महीने।
हालांकि परचेजिंग पावर को देखते हुए हर देश के लिए ये रकम अलग अलग हो सकती है, लेकिन इलॉन मस्क का पैसा कमाने का ये नया हथियार कितना कारगर साबित होगा, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि ब्लू टिक के लिए यूजर से पैसा वसूलना कितना जायज है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूजर्स इसके लिए तैयार होंगे। चर्चा में होंगे हमारे साथ रजनीश जायसवाल जो कि हैं हेड ऑफ पॉलिसी कू, एक और सोशल मीडिया ऐप जो है विराग गुप्ता जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और अमित दुबे सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तो फिर देखिए शाम 6 बजे मस्क की अकड़, पेड होगा ट्विटर। निवेश की पारी खेलने को हैं तैयार तो जल्द शुरुआत से कंपाउंडिंग का पावर प्ले करेगा मुनाफे की बरसात। आज बताएंगे कैसे बनाए रख सकते हैं आप निवेश का बेहतर स्ट्राइक रेट और निवेश की लंबी पारी खेलने के लिए क्या करनी है तैयारी। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए निवेश की पिच, मुनाफे का छक्का। हमारे साथ होंगे वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तागी और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के वेस्ट जोन हेड विकास पुरी साहब। इसके साथ ही दुनिया भर में बढ़ रही है महंगाई और भारत भी इससे बचा नहीं है। इस बढ़ती महंगाई से राहत के लिए आरबीआई लगातार एक्शन मोड में है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि आरबीआई का पूरा फोकस महंगाई को काबू करने पर है। वहीं कल एमपीसी मेंबर्स महंगाई को लेकर एक मीटिंग भी करने वाले हैं और सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो इंडिया 360 डिग्रीज में इसी का करेंगे विश्लेषण। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई का आगे क्या है एक्शन, महंगाई के मोर्चे पर कैसे राहत दिला सकता है आरबीआई, जरूर देखें। बेकाबू महंगाई क्या करेगा आरबीआई। दिल्ली में एक बार फिर से हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है, जो आशु सर भी बात कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है ताकि सड़कों पर कम गाड़ियां चलें और प्रदूषण का नियंत्रण भी हो सके। इंडिया 360 में इस पर भी करेंगे चर्चा। ऐसे वक्त में ज्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम खत्म कर रही हैं, क्या प्रदूषण कम करने के लिए वापस शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही चर्चा होगी वर्क फ्रॉम होम के पोल्यूशन के सोल्यूशन पर। हाइब्रिड वर्क कल्चर, क्या ये ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। जहरीली हवा, वर्क होम दवा। इंडिया 360 में आज शाम 8 बजे आप जरूर देखिए। और रिदम देसाई के साथ जो हमारा खास इंटरव्यू रहा है, जहां पर कहा है कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। एफआईज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। मॉर्गन स्टैनली की ये भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी, क्यों उनको इतना भरोसा है भारत में, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी कहां से लीडरशिप आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इस खास बातचीत में आपके साथ जुड़ेंगे रात 9 बजे। इसे आप मिस नहीं कीजिएगा। तो यह है हमारा शाम का आयोजन। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपकी स्क्रीन पर 18,082, यह है निफ्टी का फाइनल फिगर। बैंक निफ्टी 41,150 के जस्ट नीचे बंद होते दिख रहा है। बड़ा इवेंट है आज शाम, यूएस फेड की पॉलिसी। उससे पहले अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हो गए, देखते हैं वहां से क्या आएगा और ऑफ कोर्स उसका क्या इंपैक्ट डॉलर पर हो सकता है, इक्विटी मार्केट्स पर हो सकता है, ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट पर भी हो सकता है। अलविदा कहेंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स को। आशु सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ने के लिए। इसके साथ ही दिल्ली से राकेश जी और कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूना से किरण जी और सचिन जी आपका, और मुंबई से जय ठक्कर और सुमित जी आपका।